जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही आप सब लोग जानते ही हैं कि हम कक्षाओं को आगे चलते हुए बढ़ रहे हैं। ठीक है। और हम पहुंच चुके हैं आपका आज हिस्ट्री की पहली क्लास पर। तो आज की क्लास में मैंने रखा है प्राचीन और मध्यकालीन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और कल हम सिर्फ मॉडर्न के, अगर मैं दोनों के रेशियो की बात करूं, प्राचीन और मध्यकालीन में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मॉडर्न से पूछे जाते हैं, एसएससी की अगर बात करें। ठीक है। तो मॉडर्न को कल करेंगे। आज हम आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडाइवल हिस्ट्री है उसको कर लेते हैं कि उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक अच्छा रिवीजन क्या हो सकता है उसको करेंगे। ठीक है। निषाद जी, पिंकी, अनुराग पांडे, अंकिता, मोहित कुमार, अमन, नेहा, स्वाति, अंकित रॉय, अजय, अर्जुन, राजू, विक्रम, शिवा, प्रियंका, कृष्णा, सबनम, राजुल, अनिकेत, दीपक, अंशी, रिजवान, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है। चलें। ओके। आज का आप सब लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। देखो, मैं एक चीज और आप लोगों को गाइड कर दूं। जब हिस्ट्री की बात आती है, अगर जीएस में हम बात करें सबसे ब्रॉड सिलेबस किस सब्जेक्ट का है तो वो हिस्ट्री का है। ठीक है। ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन चुनिंदा चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। और हिस्ट्री से ही अगर मैं बात करूं टफेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। टफेस्ट का मतलब जिसको पढ़ा हुआ ही नहीं होता, क्योंकि सबसे ब्रॉड सिलेबस है। तो उस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए आपको कि भाई एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न आता है, अगर टफ होता है तो उसको ये माना करो, आप परेशान ना हो, वो सबके लिए फिर टफ होता है। आप करने लायक कौन से क्वेश्चन है उस पर हमेशा फोकस करें, वही सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कभी भी मेरिट को नहीं बनाते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है तो आप कहेंगे धौलावीरा भैया गुजरात में स्थित है। छोटी छोटी चीजें मुझे बताते रहेंगे। धौलावीरा ये किस रिवर के किनारे है? लूनी रिवर के किनारे है। लूनी रिवर। अगर मैं बात करूं जो सबसे बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि जलाशय के साक्ष्य, जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो दो आपका माउंट में बटी हुई थी, दो टीलों में बटी हुई थी। लेकिन ये एकमात्र है जो कितने में, थ्री माउंट्स में, तीन टीलों में बटी हुई थी। कौन? आपका धौलावीरा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही चर्चित आपका, क्या बोलेंगे, गुजरात में और कौन सा है? गुजरात में भैया लोथल है। लोथल किस नदी के किनारे है? ये साबरमती की सहायक नदी है, भोगवा। साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, साबरमती की सहायक है भोगवा, उसके किनारे है लोथल। और लोथल ही क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को लिख रहे हैं आईवीसी। तो आईवीसी का ये आपका पोर्ट था। पोर्ट बोले तो बंदरगाह बोलते हैं, गोदीवाड़ा बोलते हैं, बंदरगाह था। ठीक है। ये बात याद रख लेना। धौलावीरा की खोज की बात करें तो 1968 में हुई। खोज 1968 में हुई। ठीक है। जोशी जी ने इसको खोजा था। जोशी जी, जी जोशी जी थे। अच्छा। अब जब खोज की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो आप बोलेंगे भैया 1921 हड़प्पा था। अच्छा, हड़प्पा मुझे बताइए किस नदी के किनारे था? हड़प्पा तो आप बोलेंगे भैया ये सिंधु रिवर के किनारे था, इंडस रिवर के। भाई नदी के किनारे ही होती है सिविलाइजेशन हमेशा। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। किसने इसकी खोज की? दयाराम साहनी, 1921। दयाराम, क्या बोलेंगे, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, सॉरी, सिंधु में अगर हम मतलब इसकी सहायक नदी की भी बात करें तो ज़्यादा सही होगा ना। सिंधु नदी ने लिख के इसकी सहायक नदी की ही बात करें। हड़प्पा रावी के किनारे, स्पष्ट ही लिख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में रावी से भी क्वेश्चन आ जाता है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। 1992 की बात करें हम, मोहन 1922 की, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने इसको खोजा था। ठीक है। आर डी बनर्जी ने। यही मोहनजोदड़ो है जहां से हमको क्या मिला था? माउंड ऑफ डेड बॉडीज, मृतकों का, मृतकों का टीला यहाँ से प्राप्त हुआ। मृतकों का टीला यहाँ से प्राप्त हुआ। ग्रेट बाथ,
विशाल स्नानागार, जो ग्रेट बाथ था वो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ। लेकिन ग्रेट बाथ सबसे बड़ी बिल्डिंग नहीं है। ग्रेट बाथ से भी बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? जो ग्रेनरी है, जो अन्नागार मिला आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? वो सबसे बड़ा है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो आईवीसी का हिस्सा नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साथी साइट नहीं है। मोहनजोदड़ो है, जी भी अभी बात करी, सिंधु के किनारे। हड़प्पा है, लोथल है आपका, ठीक है, पोर्ट था। उरुक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक साथी सिविलाइजेशन और थी, जैसे हम बोलते मैसोपोटामिया, या हम बोलते सुमेरियन। तो ये सुमेरियन सभ्यता का शहर है उरुक, मध्य एशिया का। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड, ठीक है, क्या बोलेंगे? यजुर्वेद है, सामवेद है। भाई सामवेद तो सब लोग जानते होंगे। सामवेद में किसकी बात की गई है? म्यूजिक की बात की गई है, संगीत की बात की गई है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ऋग्वेद को बोल दे क्या? तो ऋग्वेद आप क्या बोलेंगे? यज्ञ से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे भैया? कर्मकांड आदि के रूप में वो यजुर्वेद को माना जाता है। यजुर का अर्थ ही होता है, जो यजुर वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है आपका बलिदान। ठीक है, और कर्मकांडों में किसकी बात की गई? आपका बलिदान की बात की गई। और अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग कितने वेद हैं टोटल, ये तो जानते होगे ना। ऋग्वेद में सबसे पुराना 4 वेदों में कौन सा वेद है? वो ऋग्वेद है। और सबसे नया कौन सा है, मैं आपसे पूछूं? सबसे नया न्यूएस्ट वेद तो वो अर्थवेद हो जाएगा, सबसे नया। ऋग्वेद में अक्सर पूछा जाता है कि कितने मंडल हैं भैया? 10 मंडल हैं, मतलब 10 बड़े पार्ट्स में डिवाइड है। 1028 इसमें क्या है साथी? आपका सूक्त है। सूक्त का मतलब वाक्य बताए गए हैं। और 10,000 लगभग आपका 562, जिसको कई बार पेपर में इनके नज़दीक कोई नंबर भी दे देता है, 10,600 भी दे तो आप चुन लेंगे। अब 10 मंडल मतलब मुख्य, एक तरह से चैप्टर कह सकते हैं। तो उन चैप्टर्स में किस बारे में बात की गई है? तो जैसे 10 मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, थर्ड में किसकी बात की गई है? तो थर्ड में आप कहेंगे भैया गायत्री मंत्र की, जो विश्वामित्र ने रचा और भगवान सूर्य को समर्पित है, डिवोटेड टू द आपका। और तीसरे के बाद एक चौथे मंडल में किसकी बात की गई? एग्रीकल्चर की बात की गई है, कृषि की बात की गई है। 7वां मंडल है, 7वें मंडल में किसकी बात की गई है? 7वें में बात की गई है आपका 10 राग युद्ध, राजा वशिष्ठ के खिलाफ जो राजा सुदास लड़े। कौन लड़े थे? राजा किंग सुदास, राजा सुदास ने जो युद्ध लड़ा, राजा सुदास ने जो युद्ध लड़ा। नवा जो है साथी आपका, वो किसको बताता है? वो सोम गॉड को बताता है, सोम देवता को बताता है, सोम देवता को बताता है। 10वां जो है वो साथी आपका, 10वां उसको बोलते पुरुष सूक्त, यानी जाति व्यवस्था को बताता है। क्या बोलते हैं? ये जाति व्यवस्था। 10वें मंडल के अंदर एक सूक्त आता है जिसको हम बोलते हैं कास्ट सिस्टम को जो बताता है। अब ये इसी को लोग कहते हैं कि भाई वेदों ने तो कास्ट सिस्टम को वैलिडेट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ स्पष्ट रूप से 10वें मंडल में आपका, जब आप चलेंगे तो आप सूक्त को पढ़ेंगे, पुरुष सूक्त को, तो उसमें क्या है कि जातियां जो होंगी वो कर्म के आधार पर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई व्यक्ति जो है जन्म से आपका उसको कोई जाति हो जाएगी। जो व्यक्ति शिक्षा आदि से संबंधित रहेंगे उनको ब्राह्मण, जो व्यक्ति रक्षा आदि का कार्य करेंगे वह आपका क्षत्रिय, जो लोग व्यापार आदि को संभालने का काम करेंगे वो आपका वैश्य, और जो व्यक्ति स्वयं का काम करते हो अपना, तो वो कौन हो जाएंगे? आपका शूद्र हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं था कि भाई शूद्र का कल कोई बच्चा आपका पढ़ाने लग जाए तो वो फिर किस कैटेगरी में आएगा? उसके अनुसार ब्राह्मण में। और ब्राह्मण का कोई बच्चा अपना काम करने लग जाए तो वो शूद्र में। तो पहले किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। लेकिन धीरे 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 उसको क्या कर दिया गया? उसको जातिगत बना दिया गया। ठीक है, उसका पतन कर दिया गया, फिर लोगों ने अपने हिसाब से ढाल लिया चीजों को। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? वैदिक काल अवधि बताएंगे एक बार। जो वैदिक पीरियड है, जो समय वेद लिखे गए, तो उसको बोलते हैं वैदिक काल भैया। ये आपका जो पूर्व वैदिक काल था उसका समय तो ये है, पूर्व वैदिक काल। ठीक है, लेकिन इसके बाद में भी वैदिक काल चला, जिसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था, वो चला था साथी आपका
क्या बोलेंगे भैया? आपका अगर हम बात करें 1000 BC से लेकर के आपका 1500 BC, ये तो बता दिया। उत्तर वैदिक काल चलता है आपका कब से? तो इसके बाद से 500 BC के बाद से, ठीक है, इसके बाद में, इसके बाद का जो समय है। अभी जैसे हमने कुछ नदियों के नाम पढ़े, तो आपको एक बार थम्स अप करके बताना। जैसे कुछ नदियों के प्राचीन नाम मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूं सतलज का पुराना नाम क्या है, तो आप कहेंगे भैया सतुद्री है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की स्थिति में आपसे पूछूं कौन किसके किनारे है, जैसे मैं पूछूं आपसे कालीबंगन किस रिवर के किनारे, तो आप कहेंगे घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। तो इस तरह से नदियों किस किनारे पे बसी हुई थी सभ्यता में। और साथ ही साथ में आपका अगर हम बात करें कि भाई प्राचीन नाम क्या थे, एक नाम और पूछते हैं आपसे, ठीक है। रावी का प्राचीन नाम क्या था? मतलब इन नदियों को पहले क्या कहा जाता था? इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोलेंगे भाई सर बीसी क्या है? ये ऐसा पूछने की बात नहीं है, इसके लिए थ्योरी क्लासेस देखें। इसके लिए थ्योरी क्लासेस फिर देखें। बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले के समय को, ठीक है। ईसा का जन्म माना जाता है, कैलेंडर की शुरुआत आज चल रहा है क्या, 2024, ठीक है। 2024 यहां से शुरू हुआ। इससे पहले जितना भी समय है 2024 सालों से पहले, जो 2000 इन 2024 चल रहा है ना कैलेंडर में, इससे 1 साल पहले का जो समय है उसको 1 BC कह देंगे। यहां से जो 500 साल पहले का समय है उसको 500 BC कह देंगे। भैया 500 BC को मैं बोलूं तो आज से कितने साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो बस 2024 में जोड़ दो। 2024 में जोड़ दो तो यानी कि हम आज से 2524 साल पहले की बात कर रहे हैं। समझे ना? आगे आएंगे, आगे आएंगे। नेक्स्ट 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 है, क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ये वो तंग करते होंगे बीच में पूछ के कि भैया ये क्या है। आगे, ठीक है। सर देखो एक बार इसका क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है ना। अक्की पूछ रहे हैं, देखो वैदिक पीरियड के क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं। यहां पर एक क्वेश्चन था हमारा कि भैया भारत के वैदिक काल की अवधि यहां पर दी ही ये गई है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि इसका वर्गीकरण एक तरह से और कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इतिहास में कहते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल था वो था दोस्त 1500 से लेकर के 1000 BC, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल आया, लेटर वैदिक पीरियड आया, वो था आपका 1000 से लेकर के 600 BC। ये भी एक कैटेगरी इसकी बनती है। ऐसे भी कैटेगराइज बहुत सारे लोगों ने किया और इसकी सबसे ज्यादा मान्यताएं हैं। लेकिन फिर आपको वो देखना होगा कि नजदीकी कहाँ पर बात कर रहा है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? कितने महाजनपद थे टोटल? 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में। और सबसे शक्तिशाली भी मगध था। मगध की राजधानी वैशाली थी क्या? नहीं जी। आप क्या बोलेंगे? राजगृह थी, जिसको राजगीर के नाम से जानते हैं। इसी की 2 राजधानी और कौन कौन सी थी राजगीर के अलावा? आप बोलेंगे भैया इसको, इसकी जो राजधानी थी उसको गिरिब्रज भी कहा जाता है, गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। बाद में क्या हो गई थी इसी की राजधानी? सबसे बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, जब उदयन ने उसको बसाया था, ठीक है, पाटलिपुत्र। एमटीएस का अगर कोई बच्चा है तो मैं उसको बताऊंगा, अगर उनको बेसिक चीज़ों की समझनी है तो पहले आपको थ्योरी क्लासेस करनी होंगी, ठीक है। हाँ, फिर आपको थ्योरी क्लासेस करनी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि भैया आपका एकदम से जो है मुझे तो वो मिल रही है वंडर क्लास तो उसको एक बार लपक लेते हैं, ऐसा नहीं। पहले बेसिक समझ कर ले, है ना, तब उसके बाद। कितने महाजनपद थे टोटल बताएंगे? और महाजनपदों के बारे में किसमें बताया गया? एक अंगुत्तर निकाय है। पूछ लेता अंगुत्तर सिस्टम का संबंध किससे है? अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें बताए गए आपका 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ऐसे ही साथ ही एक भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र का संबंध है आपका जैनिज्म से, जैन धर्म से। उसके अनुसार भी कितने बताए गए? 16 महाजनपद बताए गए, महाजनपद बताए गए। जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। जैसे आज भारत में कितने राज्य हैं? आप कहेंगे भाई 28 स्टेट है और 8 यूटी हैं, 8 यूटी हैं।
लेकिन उस समय पर पूरा भारत, जो अखंड भारत था, वो कितने महाजनपदों में था? आप कहेंगे भैया वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जो संपूर्ण भारत था। तो ये राजधानी हो गई आपका। अगर मैं बात करूं मगध पर जो वंश हुए उनका क्या क्रम है, मगध पर जो वंश हुए उनका क्या क्रम, क्या बोलेंगे जी? भैया मगध पर कुछ वंश हुए, मगध पर कुछ वंश होते हैं, उनका क्रम हमको याद रखना चाहिए, HSNM। ठीक है। पहले कौन सा आया आपका? हर्यक वंश आया। फिर आपका साथी कौन सा आता है? शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग डायनेस्टी। फिर आता है आपका नंद वंश, और फिर आता है दोस्त आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश में सबसे बड़े भारत का निर्माण हुआ था। अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश, इसका जो फाउंडर था, इसका जो फाउंडर था वो थे आपके कौन? बिंबिसार थे। और पूरे भारत में सबसे बड़ा शासन इन्हीं का रहा है। 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी, यानी कि टोटल कितने होंगे घटा के देखते हैं हमेशा, 52 ईयर्स, 52 ईयर्स। आज तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने, साथी जैसे आपका गंगा के किनारे ये था आपका मगध वंश, इस क्षेत्र में इतना लंबा शासन किसी ने भी किया हो। औरंगजेब है, अकबर है, 49 वर्षों का शासन है। बहुत अच्छा लिखा है सुमन मुंडा जी ने, उन्होंने लिखा है भैया पाणिनि के अनुसार 22 महाजनपद थे। जी हाँ, पाणिनि ने जब अपनी पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी तो उन्होंने 22 महाजनपदों का जिक्र किया। वेरी गुड, बहुत शाबाश। तो बिंबिसार की अगर हम बात करें, आपका बिंबिसार की हम बात करें, तो बिंबिसार के बाद में उसका बेटा बैठा अजात शत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो इसको बोला, आपका पिता की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में वर्ड आप पढ़ते होंगे, बताएंगे। प्रथम पितृहंता इसको कहा गया, मतलब कि अपने पिता की हत्या करने वाला प्रथम पितृहंता। ऐसे ही अजातशत्रु ने जो अपने पिता के साथ किया वही उसके साथ हुआ। जीवन में जो आप करेंगे वो भुगतेंगे। उदायन क्या होगा आपका? ये इसने भी अजातशत्रु की हत्या की, तो ये द्वितीय पितृहंता हुआ, इसने भी अपने पिता को मारा। और ऐसे ही चलते चलते नागदशक अंतिम शासक हुआ। कहने का मतलब है कि किसी भी वंश का जो फाउंडर है और जो अंतिम शासक है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। हर्यक वंश के बाद में कौन आया आपका? क्या बोलेंगे? उदयन पाटलिपुत्र के लिए जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं भैया हर्यक वंश के बाद में जो आता है वो आता है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश में जो व्यक्ति शिशुनाग था, उसने अंतिम व्यक्ति नागदशक की हत्या कर दी इसकी, और खुद ही गद्दी पर बैठा। तो इसका फाउंडर कौन हुआ? इसका फाउंडर था शिशुनाग। और पूछा जाता है शिशुनाग क्यों फेमस है? क्योंकि जो राजधानी थी आपका मगध की, उसको इसने चेंज करके कहाँ पे बना दिया था आपका राजधानी को? वैशाली, वैशाली कैपिटल बना दी थी इसने। ठीक है। और वज्जी, वज्जी में था ये आपका वैशाली, वज्जी महाजनपद में। फिर इसके बाद में शिशुनाग के बाद में जो आया आपका वो था आपका, क्या बोलेंगे, काला अशोक। काला अशोक के समय कौन सी बौद्ध मीटिंग हुई थी, बौद्ध संगति कौन सी हुई थी? इस काला अशोक ने क्या किया? राजधानी को फिर से बोला नहीं, पाटलिपुत्र ही जाएगी राजधानी, तो वापस पाटलिपुत्र भेज दिया। किसने? काला अशोक ने। और फिर आता है आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इसमें क्या था? ये लास्ट शासक था, लास्ट था। शिशुनाग वंश के बाद में आया आपका नंद वंश। नंद वंश का फाउंडर कौन था? नंद वंश का फाउंडर था आपका कौन? महापदम नंद। महापदम नंद ने ही नंदीवर्धन को चाकू मारा था, मतलब हत्या की थी, महापदम नंद। महापदम नंद जिसको हम किसके नाम से? क्षेत्रोजक के नाम से भी जानते हैं। महापदम नंद के बाद में आया आपका घनानंद। यानी घनानंद जो था वो लास्ट एम्परर था किसका? आपका नंदवंश का। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर घूमता है कि जो घनानंद है, घनानंद के टाइम पर ही किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। सिकंदर ने आक्रमण किया था। अब सिकंदर के साथ कौन कौन आया आपका? अरेटोस्थनीज जैसे लोग आपका, औरस्टिबुलस जैसे लोग आपका, इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, इसका जो साथी नेवी कमांडर था
जल सेनापति था निर्याकस, ये सब लोग आए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि सिकंदर भारत में किस वर्ष आया था? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया सिकंदर आया था 325 बीसी में, यानी आज से 2024 में जोड़ लो, इतने साल पहले सिकंदर भारत में आया था। बोलेंगे भैया जी भैया। भैया पिता की हत्या को पैट्रियार्ची कहते हैं, पैट्रिसाइड कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोनों ही वर्ड जुड़े हुए हैं पितृ हत्या से। सिकंदर भारत में 325 बीसी में आया। आचार्य चाणक्य ने कैसे कामयाबी पाई उसको भेजने के लिए वापस? राजा पुरुष से लड़ाई, जिसको हाइडोस्पीज का युद्ध कहते हैं, उसमें सिकंदर की जीत हुई थी। राजा पुरुष ने घुटने नहीं टेके थे। तो वो सब व्याख्यान आते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट है कि किसके टाइम पर हुआ। यही घनानंद इसने आचार्य चाणक्य को बेइज्जत किया। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखाएं खोल करके ये प्रण ले लिया था कि भाई जब तक मैं तुम्हारा सरमूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि तुम बहुत क्रूर व्यक्ति हो। क्रूर का मतलब तुम जनता के बिल्कुल हितैषी नहीं हो, और जनता से तुम जबरन जो है वो कर्ज कर आदि वसूलते हो। तो फिर उन्होंने उसका समूल नाश किया। एक बच्चे को खड़ा किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 325 बीसी, 325 बीसी, 325 बीसी, बहुत सारे साथियों ने लिखा। देखो 325 बीसी, इसमें भी कुछ साथियों को दोहराई हो सकती है। जो 325 बीसी है ना सिकंदर का, ये है हाइडेस्पीज का वॉर। हाइडेस्पीज यानी जिसको हाइडेस्पीज किस नदी का नाम था, इसको बोलेंगे आप वितस्ता का युद्ध है जी ये। वितस्ता किसको बोलते हैं? झेलम को। तो इस रिवर के किनारे लड़ा 325 में उसने। किससे लड़ा था? राजा पुरु से लड़ा था। राजा पुरु, जिनको राजा पोरस भी कहा जाता है, राजा पोरस। तो 325 बीसी में पोरस से युद्ध हुआ। कभी भी ये पूछ ले सिकंदर भारत की सीमाओं में प्रवेश कब किया उसने? प्रवेश, तो प्रवेश उसका 326 बीसी में ही हो गया था, भारत की सीमाओं में, भारत के क्षेत्र में। राजा किसने? आम्भीक ने उसको बुलाया। आम्भीक को इसीलिए हम दुश्मन कहते हैं। आम्भीक जो सिंध में था, राजा पुरु जो पोरस में थे, आप पोरस जो थे वो पंजाब में थे आपका। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वापस कब गया? 323 में गया। वापस लौटते समय उसकी मौत हो गई। निम्न में से कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा राजस्थान में है। पार्श्वनाथ उनके साथी आपका तीर्थंकर हैं। श्रवण बेलगोला जहाँ पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था जैन धर्म को अपना के। कुशीनगर, कुशीनगर का संबंध बौद्ध धर्म से है। कुशीनगर का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। जैन धर्म का प्रश्न आया तो जैन धर्म की मुझे बताएं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर का मतलब है जिन्होंने सच को प्राप्त किया, जिनको ये ज्ञान हो गया कि भाई सत्य क्या है, जिन्होंने लोगों को गाइड किया, रास्ता दिखाया। तो जैन धर्म में क्या बोलेंगे? तीर्थंकर जो हुए, तीर्थंकर जो हुए, तीर्थंकर वर्ड पूछा जाता है तो भैया जो तीर्थंकर वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे तीर्थंकर हुए भैया आपके 24। कौन थे पहले? पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव थे, ठीक है, पहले तीर्थंकर। 24वें कौन थे आपका? तो 24वें हैं हमारे महावीर स्वामी जी। क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी है ना। अच्छा, यहीं पर पूछा जाता आपका 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? पार्श्वनाथ, जो ऑप्शन बी में लिखे हुए हैं, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अब ये जो पार्श्वनाथ हैं इन्होंने ही साथी क्या किया था? 4 एजुकेशन दी थी, 4 शिक्षाएं दी इन्होंने। और वो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? आप कहेंगे भैया एक तो इन्होंने बोले कि भी सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा की बातें नहीं करनी चाहिए, अहिंसा। ठीक है, अस्तेय, जो लोग नहीं जानते अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है उससे बिगर बिगर पूछे उसको ग्रहण नहीं करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय ना करना, मतलब पैसे वो कारण बनेंगे दुख का, ये इन्होंने बोल दिया। महावीर स्वामी ने 5वीं शिक्षा जोड़ी, और 5वां जो व्रत था वो उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक है, कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ये सब किसने बोले? ये महावीर स्वामी जी ने। तो 5वां इन्होंने बोल दिया। ऐसे ही पूछा जाता है जैन धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? जैन धर्म की जो साथी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं,
कितने तरह के लोग हैं? एक तो भैया जो श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्रों को जो पहनते हैं, श्वेतांबर, और एक है दिगंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिक धन अंबर। दिगंबर यानी ये लोग क्या रहते हैं? नग्न रहते हैं। कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं। ये आपका जो सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सफेद कपड़े पहनते हैं, ये लोग हो गए। अब यहीं पर पूछा जाता है जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न क्या है, या त्रिरत्न वर्ड का संबंध किससे जैन धर्म में? तो क्या है? सम्यक दर्शन, मतलब चीजों को आप सही तरीके से एनालिसिस करें, पहले देखें, दर्शन करें उसका, फिर उस चीज के बारे में आपको ज्ञान भी होना चाहिए जिस बारे में आप टिप्पणी देने जा रहे हैं, सम्यक ज्ञान। और फिर आपका जो व्यवहार है वह संयमित होना चाहिए। संयम, जो क्या बोलेंगे, सम्यक आचरण, जो बिहेवियर है, नॉलेज है, और फिलॉसफी की बात उन्होंने की। फिलॉसफी, नॉलेज, और सम्यक का मतलब होता है राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट फिलॉसफी, और राइट आपका बिहेवियर होना चाहिए, यानी सम्यक आचरण, इनकी बात कर ली। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं जैन धर्म में जो साथी आपका मीटिंग्स हुई जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, जैन धर्म की कितनी संगति हुई थी? तो आप कहेंगे जैन धर्म की भैया 2 संगति हुई। जो पहली थी वो हुई थी आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पहली पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी आपका वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पर है? आपका गुजरात में। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। पाटलिपुत्र, यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हुई आपका, ठीक है। और वल्लभी जो हुई ये आपका इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है। वल्लभी में जो हुई थी ये हुई थी आपका 512 एडी में। एडी मतलब जो वर्तमान कैलेंडर है। जैन धर्म की 2 संगति हुई। ऐसे ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितनी संगति हुई थी? बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा लिखा है मोहम्मद अरशद इमाम ने कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जी केवलिन कहलाए। वेरी गुड, बहुत शानदार। केवलिन या केवल्य वर्ड भी पूछा जाता है, ये ऐसे पूछ लेगा केवल्य शब्द का, केवलिन शब्द का इसके साथ में वो क्या हुए तो कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली, तो उनको जिन भी कहा गया। जिन भी कहा गया, ये किसके लिए वर्ड यूज होते हैं? महावीर स्वामी के लिए यूज होते हैं, महावीर स्वामी। नेक्स्ट, दिगंबर संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित था? सिख से। दिगंबर जिसके साथ ही आपका भद्रबाहु संचालक थे, नेतृत्वकर्ता थे। जैसे श्वेतंबर की बात हम करें, सफेद वस्त्र पहनने वाले, इनके लिए आपके कौन थे? स्थूल भद्र थे, इनके जो लीडर थे स्थूल भद्र। तो क्या बोलेंगे दिगंबर किससे संबंधित हो गए भैया? आपका जैन धर्म से संबंधित हो गए। अगर मैं बात करूं कि जितना भी जैन लिटरेचर है, जितना भी जैन साहित्य है, उसको क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य जिससे जैनों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके आचार विचार क्या, उनकी फिलॉसफी है, उसको कहा जाता है आगम। क्या बोलते हैं उसको? उसको भैया आगम कहा जाता है, आगम। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? दूसरी जो बौद्ध संगति हुई, तो कितनी बौद्ध संगति हुई? हुई तो ऐसे मुख्यतः तो 4 कहा जाता है। कितनी हुई? मुख्यतः 4 हुई। 4 हुई हैं। पहली कहां पर हुई थी? आरवीपी के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और आपका कुंडलवन। राजा कौन कौन थे आपका? क्या बोलेंगे भैया? राजा थे आपका अजात शत्रु, कालाशोक, क्या बोलेंगे? राजा थे आपका काला अशोक, अशोक, और आपका कनिष्क। एक जगह मैं खाली स्थान छोड़ने वाला हूं, आपको बताना है, ये ठीक है?
यहाँ पर बताइए किस वर्ष में हुई थी पहली महात्मा बुद्ध की कब महापरिनिर्वाण हुआ? 483 में। यहाँ बताइए दूसरी कब हुई थी? ये हुई थी आपका 255 में। ठीक है। और अगर हम बात करें कुंडलवन में कब हुई, वो आपका फर्स्ट सेंचुरी में हुई, प्रथम शताब्दी में हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, देख के याद आया। जिन साथियों को सीपीयू प्रीलिम्स क्लियर हुआ कल, उनको बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो अच्छे से हमेशा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 483 तो क्या बोलेंगे भैया, 383 बीसी में हुई, 383 बीसी में हुई थी। ठीक है। और इनके इनसे रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं भैया? अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं। कौन थे इनके प्रेसिडेंट? भाई किसी भी जो कोई मीटिंग होती है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कैसे हो उसके लिए, तो वहाँ एक अध्यक्ष भी चुना जाता था। सभा कामी या सभा कामीर कहते हैं, सभा कामी। तीसरा था आपका मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। ठीक है। और चौथी के समय पे कौन थे आपका? चौथी के समय पर वसुमित्र थे, वसुमित्र थे। ठीक है। ये पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे पांचवी आपका उसको कहा जाता है कि भैया राजा मंडन के यहाँ हुई थी, वो आपका 1871 में म्यार में हुई थी, पांचवी। कई बार पूछा गया है। तो दूसरी अजातशत्रु और कालाशोक। यहाँ तो देख के भी बता देते, कंफ्यूज भी नहीं होते ना। परीक्षा में जब कभी लगे ऑप्शन को भी पढ़ा करो। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल हो जाती है, और जब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं तब वो क्लियर हो पाती है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बताएंगे जी। बौद्ध गया। बौद्ध गया में तो क्या हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, अंतिम समय भी था। तो क्या बोलेंगे भैया, सारनाथ। जी भैया। और महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित, अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि प्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया, उनकी माँ महामाया थी, पिता सुद्धोधन थे, उनके पिता। इनका बस ये बताओ कि किस वंश से संबंधित थे। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये शाक्य डायनेस्टी से थे, इसीलिए इनको शाक्य सिंह कहा गया है। शाक्य वंश से ये संबंधित हैं। शाक्य वंश था इनका, क्या बोलेंगे, शाक्य इनका वंश था। और अगर मैं बात करूं, इन्हीं को कहा गया द लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश पुंज किसको कहा गया? कि भाई एशिया को इन्होंने एक नई राह दिखाई जीने की। क्या थ्योरीज थी उनकी बोलने की? ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो जैन इन बात, जब महात्मा बुद्ध की बात आती है, तो महात्मा बुद्ध साथी आपका इनके जीवन की चार घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली घटना, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा, गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, अबंडन द होम, त्याग दिया घर को। तो इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। भाई सब कुछ त्याग दिया एक व्यक्ति ने, अपना राजपाट सब कुछ, तमाम सारे सुख सुविधाएं। दूसरी घटना कहलाई कि जब उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की, 6 वर्ष तपस्या की, संबुद्धि। ये आपका इन्होंने संबुद्धि, जब आपकी परीक्षा हो जाए तो आपकी क्लासेस में मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया हुआ है, हिस्ट्री की क्लासेस में, सीजीएल में, उसको पढ़ना बड़े ध्यान से अगर नहीं पढ़ा है, चाहे एग्जाम के बाद में सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ उसमें। संबोधि, संबोधि क्या बोलेंगे साथी आपको? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ था ज्ञान प्राप्त? निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, एकदम अंतिम समय ही चल रहा था, ऐसे लग गया था जान बचेगी ही नहीं अब। संबुद्धि के बाद में क्या है आपका? धर्म चक्र परिवर्तन। जो लोग इनके जन्म के बारे में जिन्होंने घोषणा की थी, जो इनके साथ सबसे पहले तपस्या पर बैठे थे, उन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने जो ज्ञान दिया, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। तो उन्होंने जो अपना उपदेश दिया, पहला उपदेश जो पहला दिया, उसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और जब वो आपका इस दुनिया से चले गए, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कब हुआ इनका? 483 बीसी में, मृत्यु को कहा जाता है। बात समझे? अब 483 में क्योंकि उनकी मृत्यु हुई, तो वही क्या हुआ आपका? पहली बौद्ध संगति हुई, उसी को पहली बौद्ध संगति कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा सर इनकी माता जो थी वो कोलीय वंश से थी। अजब, उस तरह की चीजों की जरूरत है। विनय पिटक और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? विनय पिटक और सुत्त पिटक क्या गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को बताते हैं, या आपका ऋषभ देव, या महावीर जैन, या गुरु गोविंद सिंह? तो आप कहेंगे भैया गौतम बुद्ध जी। कितने पिटक हैं? त्रिपिटक। जो बौद्ध धर्म है आपका पाली भाषा में लिखा गया,
किस लैंग्वेज में लिखा गया बौद्ध धर्म को? पाली भाषा में, त्रिपिटकों को भी। तो एक तो इनके आपका शिष्य थे उपाली, तो उपाली लिखते हैं विनय पिटक को। विनय पिटक, पिटक का मतलब पिटारा, ज्ञान का पिटारा। कैसा उन्होंने ज्ञान बताया? उन्होंने बताया कि संघ संबंधी नियम, संघ संबंधी नियम, कि भाई अगर आप बौद्ध संघ से जुड़े हुए हैं तो कौन से नियम आपको पालन करने पड़ेंगे, किस बिहेवियर में आपको रहना पड़ेगा, भाई किस तरह उठना होगा, कितनी देर आपको साथी योग पर बैठना पड़ेगा, कितनी देर आपको साथी फिर प्रवचन में शामिल होना पड़ेगा, यानी आपकी जो नियत क्रियाएं हैं दिन की, जो डेली लाइफ है वो कैसे होगी। ये उपाली शिष्य ने इसके लिए विनय पिटक लिखा। जैसे एक आते हैं आपका, इनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक राजघराने के ही व्यक्ति थे, आपका क्या बोलोगे, क्या नाम है? आनंद। आनंद ने लिखा सुत्त पिटक। क्योंकि आनंद सबसे ज्यादा नजदीक रहे इनके, ठीक है, राजघराने के व्यक्ति थे। आपको पता महात्मा बुद्ध के सारे लोगों ने ही छोड़ दिया था, खुद गौतम बुद्ध ने नहीं, सारे लोगों ने। धार्मिक सिद्धांत, देवव्रत की कहानी आपने सुनी होगी, हंस की कहानी बचपन में सुनिए कि एक हंस को देवव्रत कहता है, इस पर तो मेरा हक है, मैंने इसका शिकार किया है। लेकिन वो उसकी पट्टी वट्टी करते हैं, उसको बचाते हैं हंस को। महात्मा बुद्ध वो कहते हैं नहीं, ये मेरा है क्योंकि इसका जीवन मैंने बचाया है। तो फैसला लिया जाता है कि भाई कौन ठीक है, मारने वाला या बचाने वाला। तो उन्होंने कहा कि भैया बचाने वाला जो है वह प्रमुख है। तो डिसीजन गया किसके पक्ष में आपका? डिसीजन गया महात्मा बुद्ध के पक्ष में। लेकिन ये जितने भी इनके चाचा ताऊ के चचेरे लोग थे, इन सब ने आपका छोड़ दिया। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध चले गए तो राजा शुद्धोधन को दुख तो हुआ ही। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि भाई अब तो किसको गद्दी पे बिठाया जाएगा। तो देवव्रत के बस ऐसे समझो राज सिंहासन की तैयारी ही चल रही थी कि अपनी तपस्या के बाद में वापस लौटे। देवव्रत भी इनके साथ हो लिए, देवव्रत भी फिर इनके साथ हो लिए थे। ये सब इनके परिवारजन हैं। तीसरा जो पिटक है वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, कितने लोग बता सकते हैं अभिधम्म पिटक को किसने लिखा है? अभिधम्म पिटक को भैया इनके एक शिष्य थे मोगली, उन्होंने लिखा। ठीक है, जैसे धार्मिक सिद्धांत मैंने आपको बताए, इसी में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में क्या कहा वो सब उपदेश लिखे गए हैं। अभिधम्म पिटक में साथी आपका फिलॉसफी की बातें की गई हैं, दार्शनिक शिक्षाएं हैं, दार्शनिक शिक्षाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं हैं आपका, कौन कौन सी भी है? दो शाखाएं हैं आपका, दिगंबर और श्वेतांबर। ऐसे ही बौद्ध धर्म की कौन सी दो शाखाएं हैं बताएं? बौद्ध धर्म की कौन सी दो शाखाएं हैं? तो एक तो है हीनयान, हीनयान, और एक है आपका साथी महायान। हीनयान और महायान। तो जो महायान है वो लोग तो वो हैं जो भगवान बुद्ध को ईश्वर समझते हैं, कहते हैं ये भगवान है। और हीनयान वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया ये क्या बोलेंगे, एक विशेष व्यक्ति तो है लेकिन ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। और जो हीनयान शाखा चली वो है आपका महाकश्यप की। महाकश्यप इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। और आपका महायान जो चली वो वसुमित्र ने आगे बढ़ाई, वसुमित्र ने आगे बढ़ाया उसको। ठीक है, वसुमित्र ने, ये आपको पता होने चाहिए। जेंदा अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कुरान शरीफ आपका इस्लाम के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें आपसे बाइबिल किससे, ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसी जेंदा अवस्था किसकी पुस्तक है? जेंदा अवस्था का संबंध है आपका पारसी धर्म से। ठीक है, पारसी से। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के पिटक हैं, और जैन साहित्य हैं आपके आगम, है ना, अभी मैंने बताया। बौद्ध संरचना में जो धमेक स्तूप है वो कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धमेक स्तूप। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा, सारनाथ कहाँ पर है? तो यूपी में है, वो आपको पता ही होना चाहिए। एक साथी बरहूत स्तूप पूछता है, सांची का स्तूप। बरहूत स्तूप एमपी में है, सांची स्तूप एमपी में है, ये आपको पता होने चाहिए हमेशा, है ना। तो धमेक स्तूप कहाँ पर है साथी? आपका सारनाथ में। स्तूप शब्द का संबंध किससे है? वो साथी आपका बौद्ध से है। ऐसे ही मैं आपसे वो पूछते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मठ। मठ का संबंध किससे है? मोनेस्ट्री। मठ का संबंध भी किससे है आपका? मठ का संबंध भी किससे है साथी? आपका बौद्ध धर्म से। सारनाथ यूपी में है, बरहूत स्तूप मैंने आपको बताया, सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में हो गया।
ऐसी मठों की बात पूछी जाती है। जैसे मैं पूछूं माइड्रोलिंग मठ कहाँ पर है, माइड्रोलिंग मोनेस्ट्री कहाँ पर है, तो आप कहेंगे भैया उत्तराखंड में, माइड्रोलिंग उत्तराखंड में। रूमटेक मठ कहाँ पर है बताएं, लिंगडम मठ कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में। तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा मठ है, कहाँ पर है, अरुणाचल में है। कहाँ पर है, अरुणाचल में है आपका। ताबो मठ बताओ, ताबो, शैशूर, और आपका दोस्त क्या बोलेंगे, मैकलोडगंज। मैकलोडगंज ये कहाँ पर है, ये आपके हिमाचल में है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। मैकलोडगंज में कौन रहते हैं, भैया दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा भारत कब आए, 1959 में आए। दलाई लामा को नोबेल कब मिला, 1989 में मिला भैया। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक घूमट पूछा जाता है, वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ देखिए माइड रोलिंग और नाम ड्रोलिंग में कंफ्यूज मत हो जाना, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ, एक नाम ड्रोलिंग भी है, कभी ऐसा लगे पढ़ने में एक जैसा। नाम ड्रोलिंग और बैलकुप्पे मठ, बैलकुप्पे ये कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, भैया बहुत सारे स्तूप अशोक ने बनवाए थे। सुनील सोलंकी जी, बहुत अच्छा लिखा है सर। बौद्ध धर्म से संबंधित एक शब्द चैत्य का संबंध प्रार्थना सभा से होता है, वेरी गुड। सर आज मुझे सुबह सुबह चूहे ने काट लिया, तुम्हारे को शामिल नहीं करेंगे, कंटेंट से रिलेटेड कुछ बात करो। कल ही बताया रेबीज इंजेक्शन लगवा लेना, बहुत बढ़िया। सर अवेस्ता की तुलना ऋग्वेद से की गई है, जाह्नवी, बहुत शानदार। धर्मशाला में भैया क्रिकेट का स्टेडियम भी है, जी हाँ, एचपीएस से बोलते हैं उसको। Okay. सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, सम्राट अशोक बताएंगे एक बार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या फिर दशरथ। सुसीम तो भाई अशोक का भाई है, तो क्या बोलेंगे भैया, नंदवंश का खात्मा करके, नंदवंश का खात्मा करके कौन सा वंश आया था, वो आया था आपका, वो आया था आपका मौर्य वंश। और मौर्य वंश में जो शासक हुए आपका सबसे पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनको बोलते हैं CBA, उल्टा कर देते हैं। बी से बने आपके बिंदुसार, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, वो तो बिंबिसार थे, बिंदुसार है, ये अशोक। अशोक का उत्तराधिकारी बाद में कुणाल हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य बने आपका 24 वर्षों के लिए, 298 BC। इनके टाइम पूछे जाते हैं जिसका मैं लिख रहा हूँ, उन सब का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 298 से लेकर के आपका 273 BC, 4 वर्षों तक संघर्ष रहा अशोक और अशोक के भाइयों के बीच में। फाइनली अशोक 269 से लेकर 232, तो ये अंतर देख लेना कितने वर्षों तक के लिए अशोक गद्दी पे बैठा, तो आप बोलेंगे भैया 37 वर्षों के लिए गद्दी पे बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य, साथ ही इनके समय पर कौन था आपका, भाई सिकंदर तो उल्टा चला गया। आचार्य चाणक्य इनके PM थे, बहुत अच्छी योजनाएं चली, चाणक्य नीति के अनुसार ये चले और देश को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सामना हुआ, टकराव हुआ, क्योंकि सिकंदर तो चला गया लेकिन सिकंदर अपने इलाके को अपने सेनापतियों के बीच में बांट गया, जिसमें से इनका विरोध किससे हुआ था, रोवेला के वॉर में सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया और उसकी फिर विवाह संबंध स्थापित किए उसकी बेटी से, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर इनसे संबंधित है। एक दोस्त सेल्यूकस निकेटर के समय पर ही, सेल्यूकस निकेटर ने जब इनके आपस में रिश्तेदारी हो गई, ससुर हो गया ये इनका, तो मैगस्थनीज को भेजा, वही मैगस्थनीज जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। कितने लोग बता सकते हैं मैगस्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा। अशोक अपने 100 भाइयों को मार के बैठा था क्या, बच्चा ये सब थ्योरी की बातें हैं, तो मैंने कक्षा में सब कुछ बता रखा है, इतिहास पढ़ाते समय सब कुछ, क्या मिथ है, कौन सी पुस्तक क्या कहती है, इसके अनुसार ये बात की गई। बहुत बढ़िया। मोहम्मद एहसान शेख ने लिखा है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जी हाँ, उनको भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, है ना, उनको चाणक्य भी कहते हैं, उनको कौटिल्य भी कहते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, क्या लिखा था, अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य। अर्थशास्त्र जो बुक उन्होंने लिखी उसका संबंध किससे है,
अर्थशास्त्र। क्या ये धन से संबंधित है? आप कहेंगे नहीं, ये आपका राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। राजनीति इसका मुख्य विषय था। राजनीति, राजा को कैसा होना चाहिए, किस तरह का निकाय होना चाहिए, आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है उनकी नीति को। ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में आता है साथी आपका अशोक, और अशोक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, अशोक का जो नाम है इसको बोलते हैं, अशोक को क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? देव नाम प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम से किसको जाना जाता है? वो अशोक को जाना जाता है। अशोक के 4 इंपोर्टेंट साथी, एक तो मास्की, मास्की आपका साथी, इसका मास्की अभिलेख जो है, मास्की स्क्रिप्ट आपका कहाँ का है? मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख से इसका नाम पता चलता है। वो है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जैसे मैं आपसे बात करूं, नेटूर कहाँ पर है? सॉरी, नेटूर कहाँ पर है? नेटूर। उदय गोलान कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक के हैं। उदय गोलान कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। एक गुर्जरा अभिलेख पता चलता है जो अशोक से संबंधित है। गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा कहाँ का है? एमपी का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है। अशोक ने अपने पूरे जीवन में अपने आदेशों को खुदवाया। आपको पता है कलिंग युद्ध के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक ने पूरी जनता को जो मैसेज दिए वो किसके दिए? 14 शिलालेखों के माध्यम से। रॉक एडिक्ट, पत्थरों पर लिखवाए, शिलाओं पर लिखवाए। पिलर 7 स्तंभ लेख, गुफाओं में लिखवाया। 3 गुहा लेख भी हैं उसके। बहुत बढ़िया जी जानवी, वेरी गुड। तो जो 14 शिलालेख हैं साथी आपके, उन 14 शिलालेखों में से पहले शिलालेख में क्या बताया गया है? उसने पहला भी छोड़िए, उसने तो समस्त प्रजा को अपनी संतान बताया, फिर समस्त प्रजा को अपनी संतान बताया। सेकंड में क्या बताया? सेकंड में उसने साउथ के जो साथी आपका स्टेट है इनका जिक्र किया था। जैसे आपका जो तमिल भाषा वाले क्षेत्र थे, चेर, चोल, पांड्य, केरल, जिसको उस समय केरल पुत्र, सत्य पुत्र, इन सब का जिक्र किया। तीसरे में उसने अपने यहाँ के अधिकारियों को बताया। कौन कौन से अधिकारी थे उसके? युक्तक, युक्तक एक साथी ऑफिसर होता था उसके समय। रज्जुक होता था एक, एक प्रादेशक होता था, प्रादेशक होता था, इन सबको बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कलिंग युद्ध को किस में बताया गया है। तो जो कलिंग वॉर है आपका, कलिंग वॉर है, कलिंग वॉर को बताया गया है आपका 13वें रॉक एडिक्ट में, 13वें शिलालेख में। अब ये गद्दी पर कब बैठा था? तो आप कहेंगे भैया 269 में बैठा, और गद्दी पे बैठने के 8वें ही वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग में वॉर हो गया। कलिंग कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में है। किस? उड़ीसा में है आपका। ठीक है। इसी की राजधानी हुआ करती थी तोसली, तोसली इसकी राजधानी हुआ करती थी। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। शक युग आरंभ हुआ है, शक एरा 58 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 58 ईस्वी में, या 78 ईस्वी में? तो क्या बोलेंगे किस में हुआ भैया? 78 में हुआ। क्योंकि शक युग कब प्रारंभ होता है? जब कनिष्क गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा? आपका कनिष्क गद्दी पर बैठा, जिसके समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और इसी को हम शक संवत बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो शक संवत है ये किस पर आधारित है आपका? इसी को आधार मानते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया भारत सरकार ने। याद रखना, भारत सरकार किस पर आपका आधारित है? जो कैलेंडर है हमारा शक संवत पर। 22 मार्च, या पॉलिटी में पढ़ते होंगे, 1957 को हमने इसको अपना लिया था। ठीक है, इसी कैलेंडर को। ओके। और जो बौद्ध धर्म में मैंने बताया था आपको महायान और हीनयान, वो किसके समय पे? वो कनिष्क के समय पर ही शाखाएं बनी। बहुत बढ़िया जी भैया। कलिंग जो है वो दयानिधि पर था। मोहम्मद एहसान ने कहा है कि कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति को त्याग दिया। जी हाँ, उसने अपनी युद्ध की नीति को त्याग करके, क्या आपका, यानी कि उसने भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपनाया। भेरी घोष उसकी युद्ध की नीति थी और धम्म घोष उसकी शांति की नीति थी, फिर उस रास्ते पर वो चल दिया। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, इसकी उपलब्धियों के बारे में बताता है प्रयाग प्रशस्ति। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त कौन है आपका?
ये गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त वंश के बारे में क्या जानते हैं जरा सोचिए। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ, ज्ञानी लोग इस समय पे पैदा हो गए। महाकवि कालिदास जैसे लोग, वराहमिर जैसे गणित खगोलज्ञ, आर्यभट्ट जैसे आपका साथी गणितज्ञ, ठीक है, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक इस समय पर आगे आपका, ठीक है, बेताल भट्ट जैसे जादूगर, ज्योतिष के छपड़न जैसे महान व्यक्ति। तो मतलब इसमें युग बहुत लोग बहुत पैदा हुए जो ज्ञानी लोग थे, इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। श्रीगुप्त। अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, भैया समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। समुद्रगुप्त के बारे में किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति को बताएंगे। आप कहेंगे भैया हरिशेन ने लिखा है। हरिशेन ने। हरिशेन किसका दरबारी है? वो समुद्रगुप्त का है। और समुद्रगुप्त को ही क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत को नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। विंसेंट स्मिथ ने आपका एक इतिहास की पुस्तक लिखी जिसको बोलते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री। और महापरम क्रमांक इसको कहा गया, लिच्छवी दोहित्र इसको कहा गया, ठीक है, समुद्रपति किसको कहा गया? इसी को कहा गया, ठीक है। परम भट्टारक की उपाधि किसको दी गई? इसी को दी गई। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, जब हम गुप्त वंश की बात करते हैं, गुप्त वंश की बात करते हैं, सबसे पहले कौन शासक हुआ? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में साथी कौन शासक हुआ आपका? ठीक है, ये फाउंडर है, संस्थापक इसी को कहना है। फिर इसके बाद में आया आपका घटोत्कच, महाभारत वाला नहीं है, कभी भीम के बेटे को मान लो। घटोत्कच के बाद में आया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो आया, इसका वर्ष याद रख लेना, 319 एडी से लेकर के 335 एडी तक रहा, यानी वर्तमान समय में। एडी मतलब अन्नो डोमिनी। जो 319 एडी में गद्दी पर बैठा, इसी दिन चला गुप्त संवत। गुप्त संवत का मतलब होता है कैलेंडर, गुप्त कैलेंडर इस दिन शुरू हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आया आपका समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। समुद्रगुप्त, लिच्छवी दोहित्र जिसको कहा गया, तो 335 से लेकर के 380 एडी। 380 एडी कौन है ये? लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र, इसी के बारे में लिखता है हरिसेन। कितनी? 33 पंक्ति संस्कृत में। इस भाषा में लिख दी 33 पंक्ति संस्कृत में लिखी हरिसेन ने। उन्हीं को बोला गया आपका, उन्हीं को बोला गया आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसके बाद में जो आया वो आया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। राइटिंग समझ में आ रही है भाई? पेन जो है ये थोड़ा नया है। 380 से लेकर के 414 एडी रहा था, ठीक है। ये थोड़ा जब घिस जाता है तब ठीक चलता है, नया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय रहा आपका दोस्त। यहाँ पर एक बात देखने की है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था 399 एडी में? भैया फाहियान आया था। फाहियान, माहिया माहिया फाहिया फाहिया, फाहियान आया था, जिसने क्या लिखा था? फाक्यों की बुक को लिखा। चाइना से आया था ये, फाक्यों की। समझ पा रहे हैं ना राइटिंग? तो फाहियान भारत में आया 399 एडी में। कितने सालों तक रुका था? तो जितने चंद्रगुप्त का शासन काल था, 399 से लेकर 414, 15 वर्ष रहा था ये। 15 वर्ष आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आया। ये सारी चीजें जो है हमको पता होनी चाहिए। जैसे गुप्त के इतिहास को हम बोलते गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री का क्या मतलब है? कि इस समय पर महत्वपूर्ण व्यक्ति तो पैदा हुए ही हुए, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भी बने, जिनसे एसएससी बहुत इंस्पायर रहता है मंदिरों में। जैसे पूछा जाता है आपका तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये गुप्तकालीन है। तिगवा का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में है भैया, एमपी में। तिगवा का विष्णु मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? भूमरा शिव मंदिर कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तीसरा आपका दशावतार टेम्पल पूछा जाता है, यूपी वाला। दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है आपका? यूपी में है। कहाँ पर? झांसी यूपी में।
एक साथी भीतर गांव का मंदिर पूछा जाता है, भीतर गांव का। ठीक है, इसको बोलते हैं भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। एमटीएस ने पूछा था इसको कि भैया ईंटों का बना मंदिर, ईंटों से बना मंदिर, ठीक है, कानपुर में भी कौन सा है? तो भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर है, जो कहाँ पर है? यूपी में, कानपुर में, ये झांसी में है आपका। तो ये मंदिरों के निर्माण भी हुए उस समय पर, बहुत अच्छे। आगे निम्न में से किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो क्या बोलोगे भैया? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। इसी को क्या कहा गया? आपका परम क्रमांक कहा गया। इसने आपका उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। कुल मिला के 21 राजाओं को इसने हराया था। ठीक है आदर्श मेरे भाई, थैंक यू। आगे आएंगे। हाँ भैया, अगर भैया रियल फाउंडर की बात आएगी तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहेंगे ना जी भैया। 319 एडी, इसीलिए गुप्त कैलेंडर उसने चलाया। उसने आपका गुप्त वंश को प्रचारित प्रसारित कहा। उसने कहा कि भैया जो है, मैं इसका असली जो है प्रशासक हूँ। वो पहले वाले जो थे वो तो नकली हैं। ठीक है, जी हाँ, ललितपुर झांसी में है। ललितपुर झांसी में नहीं है, सॉरी, मतलब ललितपुर झांसी लिखा होता, मंदिर के लिए लिखा होता है। चीनी यात्री हेनस्वांग किसके शासनकाल में आया था? है से हेनस्वांग, है से हर्षवर्धन। किसके समय पर आया? हर्षवर्धन के समय पर आया। क्या बोलेंगे? अब मुझे बताओ कि इसने कौन सी बुक लिखी थी हर्षवर्धन के टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे इसने कौन सी बुक लिखी थी? इसने लिखी भैया सीयू की। क्योंकि जितनी भी यात्रियों ने जानकारी लिखी उसमें सबसे ज्यादा सोर्स किसका है? वो हिंसवांग का है। हिंसवांग की पुस्तक का नाम है सीयू की, इसीलिए इसको कहा गया है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। कब आया था भारत भैया? 629 में आया। 629 एडी में आया, और गया कब भैया? 600 आपका 44 एडी में। 15 वर्ष ये भी रहा, यानी हर्ष के टाइम पर आया। तो हर्ष का शासनकाल कितना है? हर्ष का शासनकाल कितना है? तो आप कहेंगे भैया राजा हर्ष का जो शासनकाल था वो 606 से लेकर के 647 एडी तक का है। यानी कि अगर हम बात करें, आपका 41 वर्षों का शासनकाल है हर्षवर्धन का भी। अब जो हर्षवर्धन है ये किस वंश से संबंधित थे? तो वर्धन वंश से। वर्धन वंश से। वर्धन वंश जो पहले कहाँ था? हरियाणा में था। हरियाणा में कहाँ पर था? थानेश्वर, इसीलिए बोलते थानेश्वर का इनको। और इनके जो वंश के संस्थापक थे वो थे आपका पुष्यभूति। तो इनको बोलते थानेश्वर का पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश। इनके घराने की दोस्ती थी यहाँ उत्तर प्रदेश में, कन्नौज में। कन्नौज में दोस्ती थी तो शादी कर दी इन्होंने। इनकी बहन का क्या नाम था राजा हर्षवर्धन की? राज्यश्री। राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के बेटे से कर दी गई, ग्रहवर्मन से। लेकिन कन्नौज को उसके पड़ोसियों ने घेर लिया। कन्नौज पे कौन दो लोग गिद्ध जमाई बैठे थे? कन्नौज पे कौन गिद्ध थे? एक तो आपका इधर मालवा मध्य प्रदेश से था, देवगुप्त। और एक था आपका वेस्ट बंगाल से, गौड़ प्रदेश से। वो था राजा शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। इन दोनों की पैनी निगाह। इन्होंने कन्नौज में जो इनकी बहन थी राज्यश्री, उसके पति का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया तो फिर इन्हें कहाँ आना पड़ा? इन्हें आना पड़ा कन्नौज। तो फिर ये हरियाणा से कहाँ गए थे? यूपी। जो कान्याकुब्ज पुराना नाम है कन्नौज का, कान्याकुब्ज में इनको आना पड़ा, कन्नौज में। और राजा हर्ष ने बहुत अच्छा शासन किया। भारत में आज जो कुंभ मेले लगते हैं किसकी देन है? वो आपका हर्षवर्धन की देन है। हर्षवर्धन की देन है। महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन करता था? आपका हर्षवर्धन करता था। अब साथी ये जो आपका हेनस्वांग भारत में आया, कितने वर्षों तक रहा भारत में? 15 वर्षों तक रहा। कहाँ पर पढ़ा था ये? तो याद रख लेना, ये पढ़ा था आपका आकर के नालंदा में 18 महीने। नालंदा महाविद्यालय। नालंदा को किसने बनवाया था जरा बताएं? नष्ट तो बख्तियार खिलजी ने किया, बहुत चर्चाओं में रहता है। अब तो फिर से बना दिया गवर्नमेंट ने इसको, हमारी पहचान है ये, नालंदा महाविद्यालय। तो नालंदा महाविद्यालय में जब ये पढ़ने आया था तो उस समय उसके कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य सीलभद्र। आचार्य सीलभद्र उसके कुलपति थे। आचार्य। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपसे कभी भी पूछे आप कहेंगे भैया गुप्त वंश के एक शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने बनवाया था।
बहुत बढ़िया पूजा कुमारी, ठीक लिखा है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है, लेकिन उसका यहाँ तो कोई जिक्र नहीं आया। ठीक है, आगे आगे। निम्न में से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? आनंद भट्ट, वल्लाल, जयचंद्र या बाणभट्ट? और बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा है बताएंगे जरा? बाणभट्ट ने क्या लिखा है भाई? बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी को, और आपका हर्षचरित्र को, हर्षचरित्र को। और खुद स्वयं हर्षवर्धन ने भी रचनाएं की, कौन कौन सी? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। उसके 3 नाटक हैं। किसके? राजा हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं। कौन कौन से बोलो जरा भैया? प्रियदर्शिका है, ठीक है, रत्नावली है, और नागानंद है। नागानंद। ये तीनों नाटक किसके हैं? आप कहेंगे भैया ये राजा हर्षवर्धन के हैं, स्वयं लिखे राजा हर्षवर्धन ने। कोई दिक्कत? आगे। संगम साहित्य की रचना, संगम का मतलब जो आपका दक्षिण भारत की जितनी भी रचनाएं हुई वो किस भाषा में हुई हैं? तो आप कहेंगे भैया तमिल भाषा में हुई, तमिल भाषा में। ठीक है, कौन कौन से वंश थे तमिल भाषा में? क्या बोलोगे? चेर, चोल, पांड्य। इसके लिए 3 आपका मीटिंग भी हुई थी, आपको पता होगा। किसके लिए? संगम साहित्य के लिए। और इनके जो ग्रंथ हैं, जैसे तोलकप्पियम है, किस भाषा में लिखा गया है भैया? आपका तोलकप्पियम को तमिल भाषा में लिखा गया है। शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम को किस में लिखा गया है? शिल्पादिकारम को जो कि इलिंगो अदिगल ने लिखा है, इलिंगो अदिगल ने लिखा है। कहानी याद है शिल्पादिकारम? एक एक शब्द लिखो। अगर मैं आपसे कहूं शिल्पादिकारम कहानी के लिए एक शब्द लिखो तो क्या शब्द लिखोगे? याद है ना, व्यापारी कोवलन की कहानी। और फिर नेक्स्ट पार्ट में आती है कोवलन और उसकी बेटी की कहानी। नेक्स्ट पार्ट लिखा गया इसी का, बहुत चर्चित है वहां पर, मणि मेखले। मणि मेखले ये किसकी बेटी थी? कोवलन व्यापारी और उसकी प्रेमिका की बेटी थी। इसको सतनार ने लिखा है। ये कौन है? ये दोनों इसके लेखक हैं, लेखक हैं कोवलन। और कोवलन की पत्नी कौन थी? कन्नगी थी, जिसकी पायल को वो लेके गया था। याद है, कहानी सुनाई गई थी, बोलेंगे। और मणि मेखले में फिर उसकी जो बेटी उसकी प्रेमिका से पैदा हुई उसकी कहानी है। चोल शिलालेखों में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु जो चोल राजा थे वो क्या देते थे आपका? किसके गुरुकुल के लिए? गुरुकुल मतलब जहां बच्चों की शिक्षा होती थी, उसको शाला भाग कहा जाता था। पल्लीचंदगम, ये साथी आपका जैन जो भूमि दी जाती थी जैन संस्थानों को, जैन संस्थानों को जो भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे आपका पल्लीचदम। गैर ब्राह्मण को जो दी जाती थी आपका, गैर ब्राह्मण को यानी जो ब्राह्मण ना हो उसको जो दान दिया जाता था उसको बोलते थे वेन्ना वगई। और ब्रह्मदेह होता था आपका किसको? जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी, ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी, ब्राह्मणों को। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? होयसल साम्राज्य, देवगिरी, द्वार समुद्रम, मैसूर या फिर कल्याणी? क्या बोलेंगे? द्वार समुद्रम थी भैया, होयसल वंश की। संस्थापक कौन था होयसल वंश का? विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन था जी। अब कुछ वंश लगातार पूछे जाते हैं, राजधानी पूछी जाती है। जैसे मैं पूछूं आपसे सुंग वंश के, सुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो आप बोलेंगे पुष्यमित्र सुंग है, पुष्यमित्र सुंग है। राजधानी क्या थी? कैपिटल थी इसकी विदिशा, विदिशा। ठीक है, सुंग वंश की। जैसे कर्ण वंश, कर्ण वंश का आपका संस्थापक कौन था भैया? आपका कर्ण वंश का था वसुदेव, वसुदेव। कैपिटल क्या थी इसकी कर्ण वंश की? आपका पाटलिपुत्र थी। विदिशा भी रही काफी समय तक, पाटलिपुत्र विदिशा। ठीक है। जैसे आपका मैं पूछूं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सोचिए। आप बोलेंगे सिमुक था भैया, सिमुक। राजधानी क्या रही? प्रतिष्ठान या पैठन कहा जाता है, प्रतिष्ठान या पैठन रही। ठीक है। फिर भारत में जो विदेशी शासक आए उनके भी क्रम पूछे जाते हैं।
आपका पहलवों का जो संस्थापक है वो कौन था? अब इनकी निश्चित राजधानी तो थी नहीं, भारत से आए, बाहर से आए थे, मिथ्रेडेट्स। जानते हैं ना सबसे पहले कौन आए? इंडो ग्रीक आए, यानी आपका हिंद यूनानी आए। फिर आपका कौन आए? फिर शक आए। फिर आपका पहलव आए, शक पहलव। फिर कौन आए? आपका कुषाण आए, कुषाण आए। तो पहलवों का जो संस्थापक है वो कौन था? वो मिथ्रेडेट्स था। जैसे कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कुडफिसेस था। राजधानी इसकी भी पक्की नहीं थी, वो तो राजधानी तो किसने पक्का की थी? कनिष्क ने। उसने बनाई थी मथुरा में, फिरोजपुर में। एक आपका नॉर्थ कैपिटल और एक साउथ कैपिटल, है ना। तो ये राजाओं के जो संस्थापक हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे दक्षिण में पूछ लेगा आपसे, जितने भी दक्षिण में वंश हुए आपका। जैसे मैं आपसे पूछूं चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे पुलकेशिन है। ठीक है। या मैं आपसे पूछ लूं पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? पहलव नहीं, पल्लव। बताओ कितने लोग बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया वर्मन जुड़े हुए थे, कांची के वर्मन जितने भी, कांचीपुरम के। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल। आपको पता होना चाहिए साथ ही, जब राजा हर्षवर्धन का शासन खत्म हो गया तो कोई बचा ही नहीं फिर। उत्तर भारत में तो अराजकता फैल गई राजा हर्षवर्धन के बाद में। तो बंगाल में इतनी लूटपाट हुई कि कश्मीर के राजा भी आके बंगाल लूटपाट कर लेते थे। तो वहां की जनता ने एक राजा बनाया खुद, कि भाई हम एक ये व्यक्ति ठीक है, इसको हम अपना राजा चुनते हैं, गोपाल। ये व्यक्ति हमारे साथ न्याय करेगा, गोपाल को चुन लिया। और गोपाल ने राजधानी बनाई, पालवंश बिहार से संबंधित है। राजधानी बनाई मुंगेर, मुंगेर। गोपाल के बाद में जो सेकंड शासक बना वो बना आपका धर्मपाल। इसने ही आपका साथी नालंदा विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? प्राचीन रचनाएं किस भाषा में हुई हैं? संस्कृत भाषा में। कुमार संभवम को लिखा है? जी भैया। मालती माधव को? नहीं। मालती माधव तो भवभूति की रचना है, भवभूति। कृतार्जुनीयम किसकी रचना है? ये भैया भारवी की रचना है। ये यहां से कट होगी, ऑप्शन ए ही ठीक है। कुमार संभवम और कौन कौन सी हैं साथी आप बताएं? भैया मेघदूत रचना को लिखा है, मेघदूत। बड़ी कहानियां सुनाई है मैंने इसके लिए आपको इतिहास में। मेघदूत में क्या हुआ था, क्या लिखा है इन्होंने? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर वर्षियम। लेकिन मेरा एक ख्वाब अधूरा रह गया। मैंने जब इसके लिए अनाउंसमेंट किया था आपसे, विक्रमोर वर्षियम, रघुवंशम। देखो एसएससी भी कितनी चालू हो गई है। एसएससी पहले जितनी बार भी कैलेंडर देती थी, तो जैसे एसएससी देती थी अगस्त सितंबर, तो इसका मतलब होता था सितंबर में एग्जाम कराएगी। जैसे होता था आपका मार्च अप्रैल, तो लास्ट वाले मंथ में। इस बार पहले वाले में कराया, और वो भी फर्स्ट वीक में ही। हम तो पहले इसको 1 सितंबर से शुरू कर रहे थे कि भाई आपका अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर दे रखा था, मैंने कहा अक्टूबर में होगा। आपको याद होगा मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई हमको तो बड़ी क्लासेस करनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने ज़्यादा बताए थे। अब एकदम से जो है उन्होंने एग्जाम डेट दे दी, बच्चों को मतलब चौक भौक कर दिया कि अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, भागो। तो ये था कि भाई बड़े विस्तार से पढ़ेंगे इनको। मैंने आपसे शुरुआत में बोला 3 साढ़े 3 घंटे, 3.5 4 घंटे क्लासेस हम करेंगे। अब और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अच्छा, और भी अच्छा रिवीजन फिर हो पाता। कोई नहीं, जैसे समय मिला तो सबको ही मिला, ऐसा नहीं कि भाई आपको ही इतना मिला है, सबके लिए उतना ही मिला है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? सोमदेव ने, विशाखा दत्त ने, कालिदास ने, या फिर आपका बोधायन ने? तो मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने। मुझे बताओ, सोमदेव ने लिखा है संस्कृत में कथा सरित सागर को। संस्कृत में ही लिखी जाती थी पहले तो भाषाएं, कथा सरित सागर। राजतरंगिणी को किसने लिखा है ये बताइए? राजतरंगिणी को क्या बोलेंगे भैया? कल्हण ने लिखा है, कल्हण ने। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी गई किसने लिखी? भरत मुनि ने, भरत मुनि।
पंचतंत्र दुनिया की सबसे ज्यादा बाइबल के बाद बिकने वाली पुस्तक किसने लिखी है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद भैया जयदेव ने लिखी है। जयदेव ने एक किताब और लिखी है, रस मंजरी। रस मंजरी। रस मंजरी। नेक्स्ट। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या भगवत गीता? तो क्या बोलेंगे भैया? रामायण। रामायण। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते कंबन रामायण, कंबन रामायण। मुझे बताओ, रामायण को अंग्रेजी में किसने लिखा है? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आप बोलेंगे भैया ये लिखा है R T H ग्रिफिथ ने। और महाभारत को अंग्रेजी में किसने लिखा? भाई महाभारत का ही तो पार्ट है भगवत गीता जी। जी भैया। तो भगवत गीता जी को किसने इंग्लिश में लिखा होगा? K M गांगुली, केसारी मोहन गांगुली, इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। ये भी पता होना चाहिए। जैसे रामायण के लिए एक क्वेश्चन और आता है आपका कि इसको फारसी में किसने लिखा था? तो फारसी जितना भी ट्रांसलेशन हुआ अकबर के टाइम पे हुआ। तो किसने किया था? बदायूनी। बदायूनी ने किया। जैसे आपसे पूछ ले दोस्त, कन्नड़ में किसने लिखी थी रामायण? कुमदेंदु ने लिखी। कुमदेंदु ने लिखी। किसने? कुमदेंदु ने लिखी। नेपाली में आप बताइए कि रामायण का जो नेपाली में ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? भैया एमटीएस का स्टार्ट नहीं, एमटीएस के लिए मैंने कल आपका इंस्टाग्राम पे अपने पे इंफॉर्मेशन दी थी आप लोगों को, मैं आपको भी बता देता हूँ कि जो एमटीएस का प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट होना था, आज उसकी वीडियो आएगी प्लानिंग की, स्ट्रेटजी की। ठीक है, कैसे हम उसको करने वाले हैं, है ना? तो फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट कल से क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, कल से क्लासेस शुरू होंगी। धरातल से कोशिश करेंगे, धरातल से एकदम। ठीक है, नई खुशखबरी मिलेगी तुमको आज एसएससी के सारे स्टूडेंट्स को। और अपना अगला जो समय रहेगा, मतलब जीवन के अगले जो कुछ साल रहेंगे, फिर वो डिवोटेड रहेंगे एसएससी के नाम पर। उर्वशी कहानी भी सुना रखी है मेरे भाई, क्लासेस देखिए। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, नागर शैली को। किसको? नागर स्टाइल। बेसर होता है जो नागर और द्रविड़ दोनों से। नागर समझ रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है। नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है। ठीक है, और जो साउथ इंडिया का स्टाइल है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पल्स का, उसको बोलते हैं भैया द्रविड़। और जो आपका नागर और द्रविड़ है, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? उसको दोनों को मिला के बोलते हैं बेसर स्टाइल। मिश्रित हो गया, बेसर होता है। बहुत बढ़िया जी। कई साथियों ने लिखा है, कई साथियों ने लिखा है, बहुत बढ़िया जी, कि नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने लिखा है उसको। बहुत शानदार। सर यूट्यूब पर कराएंगे क्या प्रैक्टिस सेट? जी हाँ, यूट्यूब पर कराएंगे। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? कार्ले। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कार्ले गुफाएं। गुफाएं सारी पता होना चाहिए, कन्हेरी से लेकर के बाग गुफाएं एमपी में, उदयगिरी गुफाएं कहाँ बताई थी मैंने स्टैटिक जी के में आपको? बताना, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर बताई थी? बिल्कुल। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ? कहाँ पर स्थित है साथी? यूपी में, राजस्थान, उड़ीसा या फिर बिहार? तो आप कहेंगे इसको बोलते टावर ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ बोलेंगे। विजय स्तंभ क्या बोलेंगे? ये आपका राणा कुंभा ने बनवाया चित्तौड़गढ़ में। राणा कुंभा जी ने बनवाया था। जो राजस्थान पुलिस है ना, उसका प्रतीक है ये। राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। ओके। अरे बता तो दिया यार तुम्हें, तुम सब चीज
जिन साथियों का एमटीएस है, देखो तो आपका अब सीजीएल है तो आपका तो कोई मतलब नहीं उस प्रैक्टिस सेशन से। अब तो आप लोग बस अपना बैठ जाइए आराम से। जो छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज करनी है, उनको कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय रिवीजन का समय होता है, सीखने का समय नहीं होता है। सीखना उससे पहले पड़ता है। जो एमटीएस है उसमें समय है, तो एमटीएस के लिए 3 बजे से कराएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, कहाँ कराएंगे वो आज बता देंगे, उसके लिए आज क्लास आ जाएगी। और जो नहीं जानना चाहते तो नया चैनल बन जाएगा, एक नए चैनल पे होंगी। ठीक है? नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तैमूर, क्योंकि वो तभी बताएंगे ठीक है, सीक्रेट रहने दो। तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खान और मोहम्मद गोरी। सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद गोरी आया क्या, या चंगेज खान आया? देखो, चंगेज खान का जो भारत में आक्रमण हुआ वो इल्तुतमिश के समय हुआ, आपका 1221 के समय पर हुआ, 1221। मोहम्मद गोरी की अगर बात करें, ये भारत में आया आपका 1173, 75 मुल्तान, फिर 78 पाटन गुजरात होते हुए। महमूद गजनवी की बात करें, 998 से लेकर के 1030 तक भारत में रहा। और तैमूर आता है भारत में कब? आपका 1398 में। 1398 में। तो सबसे पहले कौन आया? महमूद गजनवी आया। 2431 बन जाएगा, 2431 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, भारत में सबसे पहले जो अरब आक्रमणकारी आया वो कौन था? अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमण भारत पर सबसे पहले हुआ भैया 711। पहले तो 711 में वो अबेदुल्ला और बदेल ने किया, लेकिन वो असफल रहा। अरब आक्रमण हुआ 712 एडी में सफल। और जो ये सफल आक्रमण हुआ इसको बोलते हैं अरब आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 एडी में। ठीक है, एक सफल था ये। ऐसे ही मुझे बताओ, जो साथी गजनवी के आक्रमण हुए, गजनवी के आक्रमण कितने हुए भारत पे भैया? 17 बार हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1025 का 16वां आक्रमण, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ पर हुआ था। पूछ ले, सबसे पहला जो तुर्क आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमण भारत पे हुआ 986 में, वो सुबुक्तगीन ने किया था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनते, गजनवी के समय के जो इतिहासकार हैं, जैसे फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? शाहनामा। मैं आपसे पूछूं तहकीक हिंद को किसने लिखा है? आप बोलेंगे अलबरूनी ने। मैं बोलूँ तालीख उल यामिनी किसने लिखी है? आप कहेंगे भैया उतबी ने लिखी है। उस समय की वो महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? जी के टीएसएल जानते हो? जी के तो सरल। पहला वंश जो है साथी वो गुलाम डायनेस्टी थी। गुलाम डायनेस्टी यानी कि 1206 से लेकर के 1290। फिर आपका खिलजी वंश आया। खिलजी वंश आया आपका 1290 से 1320। तुगलक वंश आया आपका 1320 से लेकर के आपका साथी 1414। फिर आपका सैयद वंश आया। सैयद वंश था 1414 से लेकर 1451। फिर आपका लोदी आए। लोदी कब से कब तक थे? आपका 1451 से 1526। ये दिल्ली सल्तनत है। कितने वंश हुए? 5 हुए। गुलाम वंश का जो पहला शासक है वो ऐबक था। खिलजी वंश का कौन था पहला? जलालुद्दीन, जलालू भाई। तुगलक वंश का कौन था आपका? क्या बोलोगे? गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी बोलते, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का कौन था आपका? खिज्र खां था, खिज्र खां। और लोधी वंश का कौन था आपका साथी? बोलेंगे लोधी वंश का तो वो बहलोल लोधी था। 1451 से 1489 रहा था ये, 38 वर्ष। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा कोई राजा गद्दी पर बैठा तो वो ये है, 38 ईयर्स के लिए। इससे ज्यादा कोई दिल्ली सल्तनत में राज ही नहीं कर पाया। हम मुगलों के टाइम पे हुए, ये मुगलों के टाइम पे हुए आपका। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना आपका क्या बोलेंगे? ऐबक ने की थी। क्या बोलेंगे भैया? ऐबक ने की थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ऐबक से पहले कौन था साथी? गोरी का गुलाम था। गोरी के भारत पर जो आक्रमण है वो आपको पता होने चाहिए।
1175 गोरी ने कहां पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर, कामयाब हो गया। 1178 गोरी ने आक्रमण किया पाटन पे। पाटन कहां पर? गुजरात में। गुजरात में कौन था आपका? भीम सेकंड, आपका जिसको मूलराज द्वितीय के नाम कहते हैं। इनकी माँ, ये तो छोटे बच्चे थे, इनकी माँ थी नायिका देवी। मैंने आपको इतिहास पढ़ाते समय बताया था कि भैया ऐसी तलवार चलाई नायिका देवी ने कि बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहा गौरी। हकीकत की कहानी है। और फिर आता है आपका 1191 एडी। 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? आप बोलेंगे भैया तराइन हुआ था, तराइन। किसके बीच में हुआ था? गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान जी, जिनको राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय हम बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी इसमें क्या हुए थे? विजयी हुए थे। तराइन का ये पहला युद्ध था, तराइन फर्स्ट। फिर हुआ आपका 1192 में, फिर तराइन सेकंड हुआ। इसमें क्या हुआ आपका? पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई, पृथ्वीराज हारे। पृथ्वीराज के खिलाफ विश्वासघात करने वाले उनके मौसी के लड़के के फिर खिलाफ ये युद्ध लड़ा 1194, चंदावर का युद्ध। कन्नौज के राजा कौन था आपका? जयचंद के खिलाफ, जयचंद वर्सेस गौरी। पृथ्वीराज चौहान की मौसी के लड़के थे ये, पृथ्वीराज चौहान जी की मौसी के लड़के। कौन? आपका जयचंद। जयचंद की ही बेटी थी संयुक्ता, जिनसे प्रेम हो गया था किनको? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, बहुत बढ़िया दिलपेश, कमाल। अभी आएगा क्वेश्चन। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? भाई इल्तुतमिश कब रहा? इल्तुतमिश रहा 1211 से 1236। इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत का शासक है ऐबक, वो कब से कब तक रहा? 1206 से 1210। 1206 से 1210 रहा ये, है ना। अब 1206 से 1210 ये रहा, तो 1210 में कैसे? पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के क्या हो गई थी? इसकी मौत हो गई थी। क्या हो गई? इसकी मौत हो गई। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को याद रखना, इक्ता प्रथा के लिए जमीन का टुकड़ा दिया इसने अपने सैनिकों को, इक्ता। इक्ता को किसने खत्म किया था जरा बताएं? तुर्क चहलगानी 40 सरदारों का किसने बनवाया? तुर्क चहलगानी। भारत में मकबरा जो शैली है उसको किसने शुरू किया? टॉम्ब किसने बनवाई सबसे पहले? सुल्तानगढ़ी का टॉम्ब, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था दिल्ली में? इल्तुतमिश ने बनवाया। फिर इसकी बेटी आई। इसकी बेटी कब से गद्दी पर बैठी? 1236 से 1240। और ये प्रथम महिला शासिका बनी। इसको किला मुबारक में किसने कैद कर लिया था? भाई सारे के सारे जो 40 लोग थे खिलाफ हो गए थे इसके, और जगह जगह विद्रोह हुए। तो पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में किला मुबारक कहाँ पर? पंजाब के भटिंडा में। भटिंडा में। तबर हिंद में कौन था? भटिंडा तबर हिंद उस जगह को कहते थे, वहां पर था अल्तुनिया। 40 लोगों में से ही एक था इनमें से, उसने गिरफ्तार कर लिया था। मैं बताता था ना तुमको अक्सर, रजिया ने फिर उसकी तरफ आंख मार दी। रजिया ने कहा पगले, मैं दिल्ली की शासिका, तू मुझको बंदी बना रहा है। ये जो बाकी लोग थे मूर्ख थे, इन्होंने तो अपने पार्टी करनी शुरू कर दी दिल्ली में इधर। इन्होंने बोला रजिया उधर कैद हो गई है, और जिसने कैद किया उसको पार्टी में नहीं बुलाया मूर्खों ने। इनको लगा दिल्ली अपनी है। उसने बोला देख तुझे बुलाया उन्होंने दावत में, पागल। ना तो तुझे दावत में बुला रहे हैं, मैं तुझे दावत दे रही हूँ दिल्ली की गद्दी पे बैठने की। दोनों बैठेंगे चल के, आगे ही चक्कर में रजिया के। तो रजिया तो गुंडों में फंसी थी, लेकिन फिर रजिया ने उसको फंसा लिया, और ऐसा फंसाया कि उसको दिल्ली लाके लड़ा देती है। बेचारे को भागना पड़ा, रास्ते में मारा गया वो, है ना। ये छोटे प्रश्न है। भैया इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था, जी हाँ, ऐबक ने उसको शुरू किया बख्तिकार काकी की याद में। इल्तुतमिश ने क्या किया उसको? भाई ऐबक ने उसका निर्माण कार्य आगे बढ़ाया, इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। लेकिन उसकी 5वीं मंजिल एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, और उसका जो जीर्णोद्धार कराया वो सिकंदर लोदी ने कराया 1505 में। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा करके यहाँ शासन किया था?
एक दास व्यक्ति था। 1266, कई बार 1265 भी होता है, याद रख लेना, दोनों ही वर्ष इसके माने जाते हैं। बलबन, खतरनाक बलबन की कहानियां किससे मैंने तुम्हें सुनाई, याद है? क्या बोलोगे भैया? बलबन, छोटा सा बलबन, इसको बोलते बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन खान ने इसको दी थी, उलूग खां। बलबन के लिए कौन कौन सी प्रथाएं हैं बताएं जरा। बलबन ने क्या कर दिया था अपने सैनिकों को? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी कुछ हद तक जो नगद वेतन बलबन ने देना शुरू किया था पहले सबसे। अरे सच में आंख, मैं था उस टाइम पे, सच में आंख मारी थी। ये सच नहीं है, ये तो मतलब ऐसा हुआ होगा। बहाउद्दीन। बहाउद्दीन क्या बोलोगे भैया? इसकी एक तो सिजदा, कि भाई आके मेरे सामने झुकोगे, मेरे पैरों को चूमोगे। पाबूस, ये प्रथा इसने चलाई। इसने गैर इस्लामिक, अब ये जो आपका जैसे नौरोज त्योहार को इसने शुरू किया। नौरोज त्योहार कौन से धर्म का त्योहार है? ये पारसियों का है, इस्लामिक तो है नहीं। इसने बोल दिया इसको त्योहार शुरू करो। बहुत सारे उलेमाओं ने बोला भैया ऐसे क्यों कर रहा है, इस्लामिक त्योहार नहीं है, इसको क्यों शुरू करवा रहा है? तो इसने बोला नहीं, मेरा आदेश है। तो यानी कि फारसी पद्धति में काम करने लग गया ये। तो इसीलिए कहा जाता है गैर इस्लामिक सिस्टम से किसने दरबार को सजाया था? जो इस्लामी तरीकों से नहीं चला, गैर इस्लामी रिचुअल्स को, या गैर इस्लामी सिस्टम कहीं तो ज़्यादा अच्छा है, गैर इस्लामी पद्धति की बात करें, किसने दरबार को सजाया था आपका? वो था आपका कौन? बलबन। बलबन के समय बंगाल में विद्रोह किसने किया था? एक ही बार इसको दिल्ली से बाहर जाने पड़ा, बड़ा खौफ था इसके नाम का। तो बंगाल में विद्रोह हुआ इसके टाइम पर 1279 में। किसने किया था? तुगरिल खां ने। याद है? तुगरिल खां की खाल इसने उतरवाई थी और उसमें भुस भरवाया था और पूरे बंगाल में बाजारों में घुमाया था। सब लोगों को इसने तख्ते से कीले ठुकवा के गड़वा दिया था, करीब 2000 लोगों को। बलबन के खिलाफ, बलबन के खिलाफ जो है कोई आवाज नहीं उठाएगा। बहुत शानदार, बहुत खूब। अच्छा तो भैया जब से लड़कियों पर से विश्वास उठा है, चलो उस टॉपिक को छोड़ो, अब वापस आएंगे। एक भाई हमारे कह रहे गुरुजी नहीं, उसने वीडियो कॉल की होगी रजिया को। ठीक है भाई, जो भी किया होगा, आओ वापस इधर। तुम्हें रजिया ना तुम्हें बताने आई ना मुझे बताने आई रजिया। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? पुष्कर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। रानी पद्मावती कहाँ की रानी थी? रानी पद्मावती बताएंगे। रानी पद्मावती का जिक्र आता अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? चित्तौड़। अब यहाँ पर आपको याद रख लेना, एक इनकी वाइफ थी, राजा रतन सिंह जी की वाइफ थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के 8 अभियान सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है अलाउद्दीन खिलजी? भैया बताओ। 1296 से लेकर के 1316। भाई टोटल खिलजी वंश तो रहा, जलालुद्दीन खिलजी उसका संस्थापक है, वो 1290 से 1320। लेकिन उन 30 में से 20 साल तो अलाउद्दीन खिलजी रह गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण है नॉर्थ पे और साउथ पे, ये आठों के आठों इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ पे उसका आक्रमण पूछा जाता है, सबसे पहले उसने गुजरात पर कब अभियान किया? गुजरात के राजा राजा कर्णदेव थे 1297 में। फिर उसने आपका राजस्थान के रणथंबोर में आक्रमण किया, राजपुताना को मतलब उसने घेरा और प्रयास किए कि इधर मैं अपना शक्ति बढ़ाऊं। फिर उसने चित्तौड़ पे जो आक्रमण किया, यही आक्रमण प्रश्न में पूछा है 1303 में। इसने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया था? खिजराबाद, अपने बेटे के नाम पर। और रानी पद्मिनी ये राणा रतन सिंह जी की पत्नी है, राणा रतन सिंह जी की दूसरी पत्नी थी, पहली तो उनकी नागमती है पत्नी। ठीक है। चौथा जो आक्रमण किया उसने कब किया? चौथा आक्रमण मालवा, जहां के शासक महलक देव थे, 1305 में। ये इसके सफल आक्रमण थे। और जो राणा पद्मिनी के ऊपर क्या पुस्तक लिखी है? पद्मावत। पद्मावत 1540 में लिखी गई, किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। कहानी है उसमें। साउथ के आक्रमणों की बात करते हैं, देवगिरी पर कर आक्रमण किया था। देवगिरी
जहाँ का शासक रामचंद्र देव था 1296, यहीं से मजबूत बना और यहीं से जो पैसा लेके आया उसी ने इसको राजा बनाया अलाउद्दीन खिलजी को। वारंगल, वारंगल में प्रताप रुद्र देव था जिसने आपका, अगर बात करें हीरा दिया था, कौन सा, कोहिनूर हीरा, वो यहीं से मिला वारंगल से। होयसल, जो द्वार समुद्रम जिसकी राजधानी मैं आपको बता रहा था, होयसल पर आक्रमण जो किया वो 1310 में किया। यहाँ वीर बल्लाल था शासक। पांड्य वंश, जहाँ सुंदर और वीर पांड्य दो भाइयों के बीच का झगड़े का फायदा उठा के ये पहुंच गया था, पांड्य वंश। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का 8 अभियान है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से साथी मुझे बताओ, कार्य कौन कौन से अलाउद्दीन खिलजी के, तो आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के कार्य, क्या बोलोगे, अलाउद्दीन खिलजी जिसको बोलते हैं क्या, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। क्या अब ऐसा वक्त आ गया कि सिकंदर ए सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? हाँ, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। सेकंड सिकंदर, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, क्योंकि इसकी इच्छाएं बिल्कुल सिकंदर की तरह थी, मैं दुनिया जीत लूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है साथी आपका, इसने क्या क्या किया था बताएंगे जरा। बाजार को किसने कंट्रोल किया था? इसने अपने समय पे कुछ भी हुआ महंगाई नहीं बढ़ने दी, बाजार नियंत्रित किया। मूल्यों को इसने कंट्रोल किया, मूल्य नियंत्रण बहुत शानदार तरीके से 20 वर्षों तक किया। हुलिया, सैनिकों का इसने हुलिया लिखा, ठीक है। घोड़ों को इसने मार्क किया कि भाई ये युद्ध के लिए है, घोड़ा दागना। एकता को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बोला मेरे सैनिकों का काम क्षिप्ता से नहीं चलेगा, किसी के फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं, उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो मैं कैश में दूंगा, नगद वेतन देना शुरू किया। क्या बोलेंगे, नगद वेतन देना शुरू किया। सर मैंने कंप्लीट नायक सीरीज कर लिया, तो क्या मुझे फिर भी, यार इसमें कितनी चीज़ें मैंने कराई हैं, थोड़ी सी चीज़ें कराई हैं। नायक तो बड़ी सीरीज है, इसमें थोड़ी चीज़ें हैं। अंतिम रिवीजन करना है तो ये, नहीं तो नायक तो पहले करा ही चुका था, उसके लिए तो उसी दिन से बोल रहा था मैं। ठीक है। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं? जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी, बताइए एक बार। जैसे यार भाई, आज के बाद हमारी हिस्ट्री की एक क्लास और जो मैंने प्लान की थी कल होगी, और इकोनॉमिक्स होगी 1 और 2, तो यानी कि आज कितनी तारीख होगी, 3, कल 4, 5, 6। हिस्ट्री को मैं 3 क्लास में ले लूँ क्या? हिस्ट्री को 3 क्लासेस में ले लूँ क्या? आप आराम से रिवाइज कर लेना, मतलब 7 तक कंटिन्यू कर सकते हैं ना सुबह सुबह। बाकी तो आपकी मैराथन वगैरह का अगर कुछ होंगी तो उसके लिए फिर टाइम शेड्यूल खाली है ही। एक बार बता देना मुझे आप क्या चाहते हैं। ओके। तो ये किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद इब्न बतूता? ये मोरक्को से आया, किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। और मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासक है, 1325 से 51। भाई तुगलक वंश का संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक है, उसके बाद में वो तो रहा 1320 से 25, और 1325 से 1351 वो रहा आपका दोस्त कौन, वो रहा आपका गयासुद्दीन के बाद में कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के आप जानते हैं उसके 4 असफल प्रयोग कौन कौन से हैं, बताएं जरा, सोचो। भैया उसने जो टोकन करेंसी चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा, वो विफल रही। उसने जो राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से देवगिरी, वो क्या रहा आपका, विफल रहा। उसने जो खुरासान अभियान किया, जो कराचिल अभियान किया, वो विफल रहा। ठीक है। लेकिन इसने किसानों के लिए दीवार अमीर को ही बनाया, किसानों को इसने एक ऋण दिया, तकावी ऋण दिया, है ना। आगे आएंगे, करण चुपचाप पढ़ेंगे भाई। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसी को बोलते हैं सबसे शिक्षित भी, सबसे पागल भी, मूर्ख भी कहते हैं इसको। भैया मूर्ख क्यों कह देते हैं फिर इसको, आदमी तो ठीक लग रहा है ये। कुछ आदमी ठीक नहीं था, इंटेलिजेंट था, वक्त से आगे का सोचता था कि मैं परिवर्तन लेके आऊंगा। वक्त से आगे का जो सोच ले फिर तो भैया गलत है, तो उसको एक्सेप्ट कहाँ करते हैं लोग। टोकन करेंसी है, जो आज हम करेंसी यूज करते हैं वो टोकन करेंसी है। वो उस टाइम पे सोच रहा था तो सोचो कितना दूरगामी था, है ना।
अच्छा जी। फिर आपका, अब मुझे बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन आया? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक आया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे लोगों की सेवाएं की। दीवान आरिज सैन्य विभाग, दीवान मुस्तखराज, पेंशन के लिए दीवान इस्तिहाक आदि विभाग उसने बनवाए। उसके बाद में सैयद वंश आता है, जिसके संस्थापक खिज़िर खां थे, मैंने बताया। सैयद वंश का इतिहास कुछ है नहीं। हाँ, तुगलक वंश में जो शासक था 1398 में, तैमूर लंग आया तो उसको अपने अधीन करके ले गया। बोला कि भाई ओए तुगलक, अब तुम मेरे अधीन रहोगे। आ गया। ठीक है, सारे बच्चों ने ज़्यादातर कहा कि हिस्ट्री की 3 क्लास लगा दो। ओके, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, मतलब क्योंकि 2 क्लासेस में मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अ, मतलब पूर्ति सी हो रही है, कि एक पूर्ति सी हो जाएगी, तो वो पूर्ति ना होके एक क्लास और होगी तो अच्छे से हो जाएगा फिर। क्योंकि अब मिडेवल पर आ गए, आधुनिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आधुनिक को एक ही क्लास में, मतलब कल की जो आधी क्लास रहेगी और लास्ट उस तक आधुनिक, और कल की आधी क्लास में हम जो यहाँ का आगे का बचा हुआ उसे कवर कर लेंगे, है ना। बहुत अच्छे से हो जाएगा हमारा। इब्राहिम लोदी, देखो जो लोदी वंश रहा उसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी तो रहता है 1451 से लेकर के 1489, दरी पे बैठ के गद्दी पे शासन करता था। फिर आता है आपका सिकंदर लोदी। ये आया 1489 से लेकर 1517, जिसने आगरा को 1504 में बसाया, 1506 में राजधानी बना लिया। फिर आता है इब्राहिम लोदी, ये आया 1517 से 1526, और ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है भाई, क्योंकि अंतिम वंश लोदी है, तो लोदी का अंतिम वंश कौन सा अंतिम शासक? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को हराया किसने? बाबर ने हरा दिया। आपको पता होना चाहिए बाबर ने कितने युद्ध लड़े भारत में आके। 4 तो भारत की सीमाओं से लड़े, बाहर लड़े, और 4 भारत की सीमाओं के अंदर आके लड़े। जैसे पानीपत लड़ा, पानीपत लड़ा पहला युद्ध। कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। किसके खिलाफ हुआ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ। इब्राहिम लोदी। इसके बाद में 1527 में अगला युद्ध लड़ा बाबर ने। फिर 1528 में युद्ध लड़ा, फिर 1529 में युद्ध लड़ा। तो जो पहला युद्ध लड़ा पानीपत का, उसके बाद में जो दूसरा युद्ध लड़ा वो था आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किससे लड़ा था ये बताओ? खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा जी से। राणा प्रताप जी के वंशज थे। कमाल। क्या बोलेंगे? फिर 1528 में साथी आपका कौन? खानवा के बाद में चंदेरी, मध्य प्रदेश का जो आपका मेदिनी राय था, उसके खिलाफ युद्ध लड़ा। और 1529 में उसने लड़ा आपका घाघरा का युद्ध। किसके? अफगानों के खिलाफ। अफगानों के खिलाफ। अब अफगान से मतलब क्या है? अफगान से मतलब है कि जो लोदी वंश है ये भारत में प्रथम अफगानी वंश है, जितने भी लोदी हैं। तो लोदी से मतलब होता है कि जो बलबन ने अपनी सेना में भर्ती किए थे, क्योंकि बलबन ने एक नीति अपनाई थी, आपको याद हो, लौह एवं रक्त नीति। तो उस लौह और रक्त नीति के अनुसार से क्या था? लौह और रक्त नीति क्या थी? कि भैया कि दिल्ली के आसपास जो नजदीक में मेवाती लूटपाट करते हैं उन सबका खात्मा किया जाए। तो बलबन ने 3000 अफगानों को भर्ती किया था, वही फिर आगे आगे अपना प्रमोशन होता गया, और उन्होंने आपका सरकार में पकड़ बना ली और राजा बन गए। ठीक है। बाबर। आगे आएंगे नेक्स्ट। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? शाही अटाला मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, अदीना मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। 1195 से लेकर के 1199 के बीच में बनी। किसने बनवाया था इसको? ऐबक ने। ऐबक। ऐबक ने इसको बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। किसने बनवाया था 2.5 दिन में इसको? भैया ऐबक ने। कैसे बनवाया था ऐबक ने इसको? जो राजा विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत का एक महाविद्यालय बनवा रखा था, करिकेल ने, जिसपे संस्कृत की पंक्तियां लिख रखी थी, उसको तोड़वा दिया और मजदूरों पे ऐसा काम कराया कि तुमको खाने को कुछ तब दिया जाएगा जब तुम इसको बना दोगे। 60 घंटे में बनाए, 2.5 दिन में। और तभी मजदूरों को बोलते, कई मजदूर इसको बनाते बनाते जो है मर गए, और कई मजदूर जो है भूखे
काम करा उनसे लगातार, पीटा गया उनको। फाइनली ये बन गया आपका 2.5 दिन में। इसलिए बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ये पहले संस्कृत का एक यहाँ पर महाविद्यालय हुआ करता था। कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे? राजा कृष्ण देव राय ने भारत में शासन किया है 1505 से लेकर के 1570 तक। और वो कौन सा वंश है, मतलब इन्होंने नहीं, इनके राजवंश ने। वो कौन है? वो तुलुप वंश है। जैसे हम दक्षिण की बात करते हैं साथी आपका, मुझे बताओ जो विजयनगर दक्षिण में बना, ये विजयनगर वंश के अंतर्गत आते हैं सभी। विजयनगर जो बना वो आपका 1336 में बना। किसके टाइम पे बना? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी के टाइम पर। किसने स्थापना की थी? भैया हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने उसकी स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने। अब यहाँ पर इस विजयनगर के अंतर्गत 4 वंश हुए। पहला था संगम वंश, जिसको किसने? बुक्का ने बनाया। हरिहर और बुक्का में गद्दी पर कौन बैठा था पहले? बुक्का फर्स्ट। संगम के बाद में आया सालुब वंश। सालुब वंश के जो फाउंडर थे वो थे सालुब नरसिंह। सालुब नरसिंह। सालुब के बाद में जो गद्दी पर आए वो तालुब आए। सस्ता बोलते हैं इसको, सस्ता, SSTA। तालुब वंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह। और फिर आए आपके SSTA अरावीडु वंश। अरावीडु वंश के संस्थापक थे आपका तुरुमल। तो कहने का मतलब है कि विजयनगर में ये 4 साम्राज्य हुए थे। और उसी तलुब वंश से संबंधित है कौन? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, ठीक है। राजा कृष्ण देव राय क्योंकि उस समय के हैं जब आपका बाबर ने इनके बारे में लिखा भी। कृष्ण देव राय ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया नहीं, बुद्धू कुमार गुप्त ने बनवाया, गुप्त वंश के दौरान बना नालंदा। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने में के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। दौलत खान लोधी ने बाबर को कौन से खिलाफ, किसके खिलाफ भैया? बाबर ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी के ही जो संबंधी थे, जो उसको गद्दी से हटाना चाहते थे, दौलत खान लोदी है ये भी। इसने बाबर के लिए मैसेज भेजा कि भैया बाबर तू आजा, यहाँ स्थिति तेरे लिए बढ़िया है, युद्ध लड़ आके। तो उसने 4 युद्ध लड़े। पूजा कुमारी जी बहुत कमाल। भैया कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वेरी गुड। जीते जी, क्या बोल, सॉरी, जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत के युद्ध के बाद में। भाई पानीपत के युद्ध में तो उसने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया, तोप खाने आदि का प्रयोग किया, ठीक है। काबुल के युद्ध में, खानवा का युद्ध जो लड़ा गया, इसके बाद इसने गाजी, गाजी का मतलब होता है विधर्मी का कत्ल करने वाला, विधर्मी का जो कत्ल करते, ठीक है। भैया 1199 की जगह 11,999 लिख गया है। तो मेरे दोस्त जब जानते हो तो उसको करेक्ट कर लेना, हो जाता है ऐसा। अभी कर देते हैं भाई साहब। 11,999, हाँ अभी करेक्ट कर दे। तुम भी कर लिया करो, 1-2 चीज़ें करेक्ट है ना। बता दोगे तो मैं कर ही दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं देखता रहता हूँ आपको क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? तो यहाँ पर आया कि भैया बाबर को गाजी मान लिया गया। तो गाजी किसके बाद? खानवा के युद्ध के बाद में। अच्छा, बाबर ने अपने बारे में, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या बोलोगे? भैया तुजुक ए बाबरी है। और किस भाषा में लिखी गई है ये? तुर्क भाषा में लिखी गई है, चगताई तुर्क में। तुर्क भाषा में लिखी गई है, चगताई तुर्क में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर के बेटे का क्या नाम था जो गद्दी पर बैठा? बाबर के बाद में हुमायूं गद्दी पर आया। भाई बाबर का जो शासनकाल है वो था 1526 से 1530। और हुमायूं का जो शासनकाल है वो है 1530 से लेकर के 1540। भारत से भाग गया फिर ये, शेरशाह सूरी ने ही भगाया। और फिर वापस आता सरहिंद के युद्ध में 1555 में। और 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत हो जाती है। तो ये जो हुमायूं है आपका,
इस हुमायूं को भारत से क्यों भागना पड़ा? क्योंकि आपका क्या बोलेंगे, शेर शाह सूरी, जिसको द्वितीय अफगान वंश कहते हैं, उसका संस्थापक है ये सूरवंश। सूरवंश दिल्ली में रहा आपका 1540 से लेकर के 1555, जितने टाइम आपका उधर देखिए हुमायूं गायब है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है। दोनों समझ गए आप? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में दो युद्ध हुए जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कौन कौन से? दोनों में शेर शाह की जीत हुई है। पहला तो हुआ चौसा का, चौसा वार किस किस के बीच में हुआ? 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में। दूसरा साथी आपका बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम वॉर आपका 1540 में हुआ, 1540 में हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? शेर शाह सूरी बहुत कमाल आदमी था। आज जो हम आधुनिक वर्तमान स्वरूप का रुपया देखते हैं वो किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने। जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं, उसको सड़क ए आजम कहा जाता था पहले, किसने बनवाई? इसी ने बनवाई, मतलब पक्की बनवाई। दरअसल में वो था तो पहले से ही, मौर्य साम्राज्य के समय उत्तरापथ का निर्माण हुआ था, लेकिन वो कच्चा था, ऐसे ही झाड़ झुंड वाला रास्ता। उस पर मिट्टी डलवा के उसको ठीक किसने किया? तो वो बन किया आपका, पक्का करवाया किसने? शेर शाह सूरी ने। डाक प्रथा, गुप्तचर प्रणाली, बरीद जैसे लोगों को पोस्ट बना के भारत के इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत करने का काम किसने किया? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जीवन भर संघर्ष किया। 60s की उम्र में तो शासक बना, 63 वर्ष का, कौन? शेर शाह सूरी। फिर काम किया, और इसका ये शासनकाल पूरे वंश का है। खुद तो बेचारा सिर्फ 5 साल में इसने इतने काम कर दिए। नेक नियत से कोई काम करेगा तो जरूर हो जाता है। 1540 से 45, 5 वर्षों में। फिर कालिंजर के राजा के खिलाफ ये हुक्का तोप चला रहा था, उसी पे बैठा था, दीवार पर गोला लग के वापस आ गया, बारूद रखा हुआ था, फट गया, खुद फट गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रा के आधार पर सही सुमेलित है? क्या शाहजहां के समय पर हॉकिंस आया था? बताएंगे जी। शाहजहां के समय पर क्या हॉकिंस आया था? सही सुमेलित है। आप कहेंगे नहीं भैया, हॉकिंस आया है जहांगीर के टाइम पर, व्यापार की परमिशन लेने के लिए। हॉकिंस कब आया था? इंग्लिश खान जिसको कहा था, 1608 भारत आया, 1609 दिल्ली आया, दरबार में आया। जहांगीर के टाइम पर क्या मनुची आया आपका? भैया मनुची आया शाहजहां और औरंगजेब के टाइम, दोनों के टाइम पर। कहाँ से आया था मनुची, जरा बताइए भैया जी? इटली से आया था। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के टाइम पर ये रहा, लेकिन जहांगीर से इसका कोई लेना देना नहीं। औरंगजेब के टाइम पर मनुची आया, जी भैया, एकदम से सही है। थॉमस रो किसके टाइम पर आया था? थॉमस रो, तो आप कहेंगे थॉमस रो भैया ये भी आया था आपका किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे आया, जहांगीर के टाइम पे 1615 में आया था, क्योंकि ये भी 1615 में। अकबर के टाइम पे आया था आपका रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच 1583 में आया था रॉल्फ फिच। और भारत में जो प्रथम अंग्रेज आया वो भी अकबर के टाइम पे आया था, स्टीफन स्मिथ, 1579। भारत आने वाला मतलब ईसाई मिशनरी था वो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत में आया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये ठीक हो गया एकदम से। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी? कि वो कामयाब हो गया। तो कौन, किसको बहका लिया था अंग्रेजों ने? आप बोलेंगे भैया जहांगीर को बहका लिया। और जहांगीर के टाइम पर ही 1613 में सूरत में अंग्रेज अपना कारखाना खोल पाए, क्योंकि उसने 6 फरवरी 1613 को क्या कर दिया? शाही फरमान जारी कर दिया, भैया ये तो व्यापार करेंगे। खुश हो गया इनसे ये, 1613 में व्यापार के लिए मना लिया। क्यों मना लिया था जी? जब पहले आया कौन आपका मनाने? सबसे पहले मुगल दरबार में सबसे पहले कौन आया? बोले फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया 1608 में सबसे पहले आया हॉकिंस, कामयाब नहीं हुआ। मिडल्टन आया था 1611 में, क्योंकि इस समय तक आपका जो प्रभाव था मुगलों पर वो पुर्तगालियों का था, क्योंकि पुर्तगाली भारत में पहले आए, वो शक्ति बन चुके थे, समुद्री शक्ति उनके पास थी। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे मुगल की, कहीं ऐसा ना हो पुर्तगाली हमको पीटे।
लेकिन जब अंग्रेजों ने आकर के स्वाली के वॉर, अंग्रेजों ने यहाँ आए, आपका मिडलटन आया, उसने स्वाली वॉर लड़ा, पुर्तगालियों को हराया, एकदम से चौंक गए मुगल। कहते यार ये है असली ताकत तो, अच्छा ये असली ताकत है तो फिर इनके साथ हो जाते हैं। तब इसने फरमान दिया, तब राजी हुआ, अच्छा अच्छा इनके साथ लड़ेंगे। ठीक है, 45 तक कर लेते हैं आज। ओके, आप क्लास कर लीजिए अपनी इंग्लिश की। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। शाहजहां की कौन सी बेटी थी? जहां आरा, बेगम इशरत, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी है भैया? हुमायूं नामा। रोशन आरा तो आप कहेंगे भैया जहान आरा। जो चांदनी चौक बना हुआ है ना, कभी दिल्ली जाओगे, जो व्यवस्था है वो इसने खुद बनाई है बैठ करके। ठीक है, मतलब और उसके साथ लोग भी बैठे होंगे आर्किटेक्ट, लेकिन इसकी चॉइस थी कि ऐसे होनी चाहिए बाजार। जहां आरा बहुत रुचि लेती थी ये शासन में, मैनेजमेंट में। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन और थे हमारे, अब थोड़े और बढ़ा लेंगे उनको, और थोड़े फिर उसके भी बढ़ा लेंगे, आपका मॉडर्न के भी, बहुत अच्छा हो जाएगा। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।